चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। डीटी साउंड चेक कर लेते हैं। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। डीटी साउंड चेक कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। डीटी साउंड चेक कर लेते हैं। चलिए आज नया चैप्टर है। अब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, स्लैब रेट्स और वो सब जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो सब हमने देखा, अलग अलग टाइप की एंटिटीज पे क्या टैक्स रेट लग रहा है। तो अभी तक जो करवाया उसमें से आपको कुछ पूछना हो, कुछ नहीं समझ आया, कुछ क्वेरी? लास्ट लेक्चर में कंप्लीट है, सारे रेट्स और उसे समझ आ गए। तो कुछ छोटे चैप्टर्स देखे थे हमने, अनडिस्क्लोज इनकम और कार्बन क्रेडिट, वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये सब सेक्शंस हमने कवर अप किए। अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक हेड ऑफ इनकम की जो बात हो रही थी कि 5 हेड्स ऑफ इनकम है अलग अलग, जिसमें आपकी इनकम कैटेगराइज होती है। ठीक है, इनकम कमाने के सोर्सेज तो हजारों हो सकते हैं, वैसे एक लिस्ट नहीं बना सकते कि चलो हर सोर्स ऑफ इनकम को लिस्ट कर देते हैं और उसकी टैक्सेबिलिटी समझ लेते हैं, वैसा नहीं होगा। 5 कैटेगरीज में एक बार बांट दिया ओवरऑल और ब्रॉडली डिवाइड किया उसको, जिसमें एक सैलरी है, एक आपकी रेंटल इनकम है जिसको हाउस प्रॉपर्टी के नाम से काउंट करेंगे, एक पीजीबीपी है, बिजनेस एंड प्रोफेशन, एक रहेगा कैपिटल गेन, और लास्ट में है अदर सोर्सेस। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरीज में इनकम को क्लासिफाई किया, जिनमें से किसी भी एक में आपकी इनकम क्लासिफाई हुई जाएगी। उन्होंने तो बेस्ट ट्राई किया है कि मैक्सिमम चीज कवर हो जाए, वैसा तो टैक्स तो वसूल करना ही है। जो टॉपिक हम देख रहे हैं सबसे पहले, हेड ऑफ इनकम, दैट इज रिलेटेड टू रेंटल इनकम। इसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए देखें। सेक्शन की जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 22 टू 27। ये सेक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो रेंज पहले मैंने डिफाइन कर दी। सेक्शन बार बार डिस्कस करेंगे, बात करेंगे तो आपको याद हो जाएगी, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड ऑफ द सिलेबस आधे से ज्यादा सेक्शन सबको याद हो जाते हैं, ऐसे कोई प्रेशर वाली बात नहीं, क्योंकि हर रोज 2 4 5 सेक्शन पढ़ने, 2 या 3 पढ़ने, ज्यादा नहीं। तो आप डेली मेरे साथ साथ रीडिंग कर रहे हो तो एट द एंड आपको वो रिकॉल हो जाएंगे, तो उसका टेंशन नहीं। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इसमें है क्या। ठीक है, फिर सेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसको लिटरली नहीं लेना है, मतलब ऐसा नहीं हाउस प्रॉपर्टी बोला है तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होगी, ऐसा नहीं है। इन्होंने मेंशन किया हुआ है इसके रूल्स में या इंट्रोडक्शन में कि हाउस प्रॉपर्टी वर्ड एक जनरल या कॉमन पार्लेंस में लिया गया वर्ड है। टेक्निकली रेंटल इनकम किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी से अगर आ रही हो तो वो इस हेड में कवर हो सकती है। तो आपकी जो प्रीमाइसेस है जो आपने लेट आउट की है, वो प्रीमाइसेस रेसिडेंशियल नेचर की है या कमर्शियल नेचर की है या इंडस्ट्रियल नेचर की, उससे फर्क नहीं पड़ता। जगह किराए पे दी है, किराया आ रहा है और ये आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में काउंट होती है। सपोज आपका काम यही है, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हो, उसको लेट आउट करते हो, लीज पे देते हो और उससे रेंट कमाते हो, ये आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, तो फिर वो हाउस प्रॉपर्टी में काउंट नहीं होगा, वो तो आपका बिजनेस हो गया ना, ये वैसी बात हो गई। लेकिन अगर अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये मेरा प्रोफेशन है, इससे आने वाली फीस मेरी बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले हेड में टैक्सेबल है। बट मैंने कुछ पैसे बचा के ना एक शॉप खरीद ली और वो शॉप मैंने रेंट पे दे दी। पर्पस वो ये कि चलो भाई मेरा थोड़ा साइड इनकम होती रहेगी। अब मेरे लिए वो रेंटल इनकम जो है ना वो एचपी की इनकम है, भले वो प्रेमाइसिस कमर्शियल है, शॉप है, फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने कोई फ्लैट खरीदा होता रेसिडेंशियल और किसी फैमिली को किराए पे दिया होता, तो वो किराया भी सेम मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम माना जाता। तो इनकम फ्रॉम एचपी बोल रहे हैं, बट एचपी में हाउस वर्ड को बहुत लिटरली नहीं लेना है, इसमें सब टाइप की प्रॉपर्टीज कवर हो सकती है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी। आया समझ में? क्लियर हुआ? अब ये है कि टैक्सेबिलिटी कैसे डिफाइन होगी, टेक्निकल मामला है, सेंसिटिव मामला है, बिकॉज थोड़ा भी इधर उधर होगा ना तो कोई बच के निकल जाएगा। तो डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट जब एक्ट बनाती है तो उनको ना बहुत स्पेसिफिक लिखना पड़ता है कि कौन टैक्सेबल है कौन नहीं है। अगर इसमें 1 रुपए का भी कंफ्यूजन है तो फिर रेवेन्यू आपको ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो असेसी है वो तो आर्ग्यूमेंट करेगा कि देखो इसके हिसाब से तो मैं तो इसमें कवर ही नहीं होता, मैं टैक्स नहीं भरूंगा। और जब आपने लिखा ही वैसा कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग है, यू विल हैव टू अग्री, क्योंकि कोर्ट भी फिर असेसी की साइड लेगा कि हाँ भाई इसमें ये कवर नहीं हो रहा है। तो ड्राफ्टिंग इतना इंपॉर्टेंट है टैक्सेशन में कि एक वर्ड इधर का उधर होगा, सीधी टैक्स लायबिलिटी बदल जाएगी और शायद उसका इम्पैक्ट
रेवेन्यू में टोटल क्रोर्स में हो सकता है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे ना सबसे पहला जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 22, फर्स्ट सेक्शन, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन इन जनरल टर्म है, कोई भी पर्टिकुलर हेड अपने जब पढ़ेंगे पांचों में से कोई भी, तो उसमें एक सेक्शन ऐसा होगा जो उसका चार्जिंग सेक्शन होगा। चार्जिंग सेक्शन डेफिनेशन होती है, वो सेक्शन डिफाइन करता है कि कौन सी इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी और कौन सी नहीं होगी। तो ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। जो चीजें सेक्शन 22 में कवर नहीं होती उसमें हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स नहीं आ सकता, और जो चीजें कवर होती है उसमें डेफिनेटली आएगा। हाँ, कोई एग्जेम्पशन दिया गया हो बाद में तो अलग चीज है, लेकिन आएगा। तो चार्जिंग सेक्शन 22 ये आपको ध्यान रखना है। अब एग्जैक्टली इसमें बोला क्या है, कैसे अप्रोच किया, वो भी समझते हैं। पहले जनरल डिस्कशन करते हैं, फिर लैंग्वेज के साथ तो मैं कवर कराते ही जाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं है। देखो, रेंटल इनकम को टैक्सेबल करना है, आपको डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है, क्योंकि जो असेसी है वो तो टैक्स भरना चाहता नहीं है, तो वो तो लूप होल्स ढूंढेगा। तो इतना पक्का ड्राफ्टिंग करना पड़ता है ना कि बच के निकल नहीं पाए। अब ये लोग जब ये पॉइंट्स बना रहे थे तो इनको मालूम है कि प्रैक्टिकलिटी क्या होती है और ऑन पेपर रूल्स क्या होते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है। सपोज यहाँ पे सेक्शन में ऐसा लिख दिया कि भाई कोई भी पर्सन अगर रेंटल इनकम अर्न करता है तो जितनी रेंटल इनकम वो कमाएगा उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे, और उस पर उसका रेलेवेंट टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। और वो स्लैब रेट है या फ्लैट रेट है वो देख लेंगे। इतना सिंपल बात है। आप भी सोचोगे चलो ये लिख दिया काम हो गया, इन्होंने वैसा नहीं किया। इनको पता थी कि इसमें लूप होल क्या है। अगर इसमें ये लिख दिया कि रेंटल इनकम जो एक्चुअल में आपने कमाई है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, तो लोग क्या करेंगे, प्रीमाइसिस रेंट पे देंगे, पैसा ले लेंगे कैश में। भाई ये जगह किराया मैं कैश में देता हूँ। ओनर दिखाएगा ही नहीं कि मैंने किसी को किराए पे दिया है, भाई दोस्त है, जान पहचान वाला है, इसके थ्रू आया उसके थ्रू आया, अग्रीमेंट भी नहीं करेंगे, चलेगा, जगह यूज कर ले। मैं ऑन पेपर कहीं डिक्लेयर नहीं करूंगा कि मैंने जगह किराए पे दी है। जितना किराया आएगा ना कैश में दे देना चुपचाप, और किसी को बताने की जरूरत नहीं। कोई पूछे तो बोलना है तो मेरा अंकल का घर है, मेरे दोस्त का घर है, मेरे रिलेटिव का घर है, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, कोई पैसे वैसे नहीं लगते, मेरा ही घर है। बात खत्म हो गई। तो पूरा सब सिस्टम यही बन जाएगा ना, फिर हर कोई रेंट जो है कैश में चार्ज करेगा, ऑन पेपर कोई दिखाएगा नहीं। तो ये रेंटल इनकम जब बुक्स में आएगी नहीं तो इस हेड से तो टैक्स मिलेगा नहीं। तो गया एक हेड ऑफ इनकम तो सरकार का खत्म हो गया। तो उनको मालूम था कि यही होने वाला है कि कैश इकोनॉमी बहुत प्रिवेलेंट है। तो रूल्स बनाते टाइम इन्होंने क्या किया, टारगेट किया नॉट एक्चुअल रेंट, टारगेट किया पोटेंशियल वैल्यू, पोटेंशियल इनकम। ये प्रीमाइसिस है। अब इस प्रीमाइसिस का एक कारपेट एरिया है, नंबर ऑफ रूम्स है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो ऐसा पता चल सकता है कि ये प्रॉपर्टी एक महीने का कितना किराया कमा के दे सकती है, ये पता करना पॉसिबल है। तो जितना ये प्रॉपर्टी किराया कमा के दे सकती है उसको हम बोलते हैं द पोटेंशियल ऑफ दिस प्रॉपर्टी टू जनरेट इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉट द एक्चुअल रेंट विच इज जनरेटेड, बट द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ये जगह कितना किराया कमा के दे सकती है वो टैक्सेबल है, कितना एक्चुअल में कमा के दे रही है वो टैक्सेबल नहीं है। बाद में बहुत बड़ा फर्क है। तो अगर मैंने ये जगह बंद रखी, किराए पे दी नहीं, तो भी गवर्नमेंट मुझसे इसके ऊपर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स मांग सकती है। ये पॉसिबिलिटी, उसको बोलेंगे डीम्ड इनकम, डीम्ड लेट आउट, मान लिया जाएगा। मैं बोला सर मेरी प्रॉपर्टी तो बंद पड़ी है, डिपार्टमेंट बोलेगा किराए पे दे दो। नहीं देनी, दे दो ना किराए पे, जब किराया आ रहा है, कमाई हो सकती है तो क्यों नहीं कमाना है, और नहीं कमाना है तो हमारी कमाई क्यों रोक रहे हो, आपको नहीं कमाना है कोई बात नहीं, हमारा टैक्स तो लगेगा। गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई इस प्रॉपर्टी से जितना किराया कमाया जा सकता है उसके ऊपर हम तो टैक्स चार्ज करेंगे। पता है इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी खरीदते जाते हैं, वो लोग ना इस चक्कर में प्रॉपर्टी किराए पे देना शुरू करेंगे। तो इससे ना अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगा, तो रेंटल जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा ना, 10 लोग प्रॉपर्टी खरीद के बैठे हैं, 2 लोग किराए पे दे रहे हैं, बाकी लोग दे नहीं रहे, तो वो दो क्या करेंगे, किराया ज्यादा मांगेंगे। तो आपको पता है डिमांड सप्लाई का रूल हो गया वैसा। तो इस चीज को बैलेंस करने में ये प्रोविजन काम आता है, पता चला। तो चार्जिंग सेक्शन 22 ये बोल रहा है कि हम प्रॉपर्टी से कमाए गए एक्चुअल रेंट को टारगेट ही नहीं कर रहे। जीएसटी में जैसे सप्लाई वाला वर्ड नहीं पकड़ा था, सेल नहीं सप्लाई। जो सेल में फिर कंसिडरेशन वाला बहाना बनाओगे कि मैंने तो सामान बेचा ही नहीं, कंसिडरेशन जब तक आया नहीं सेल नहीं बोल सकते। तो भाई जीएसटी सेल पे नहीं लगता, सप्लाई पे लगता है। पैसे लिए नहीं लिए वो देख लेंगे, लेकिन जीएसटी आएगा। सेम चीज यहाँ पे की, एक्चुअल रेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द प्रॉपर्टी टू जनरेट इनकम, दैट इज इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं एनुअल वैल्यू। जो टर्म इन्होंने यहाँ पे यूज किया वैसा है। अब देखो आप लैंग्वेज में, ठीक है, कैलकुलेशन समझने के लिए ये सब चीजें एकदम क्लियर होना नेसेसरी है। पेज नंबर 43 है, उसमें जो स्टार्टिंग में पॉइंट्स लिखे हैं वो एक्चुअली पूरा सेंटेंस है, मैंने उसको पॉइंट वाइज डिवाइड कर दिया ताकि आपके लिए इजी हो जाए। चार्जिंग सेक्शन में बोला चार्ज इज ऑन द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एनुअल वैल्यू जो वर्ड है ना उसका अपना डेफिनेशन है, कैलकुलेशन है, जो आगे के सेक्शन में अपन देखने वाले हैं। तो वर्ड आप हाईलाइट करके रखना। प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयरटू,
ये भी समझ लेते हैं क्या है। जो प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर जो हाउस प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी वर्ड है, उसमें बोला बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, मतलब बिल्डिंग का होना जरूरी है, साथ में जमीन, अपर्टेनेंट का मतलब अटैच्ड विथ, वे बिल्डिंग के साथ साथ आजू बाजू जमीन है तो ठीक है, लेकिन मेन हाईलाइट बात यह है कि बिल्डिंग होना नेसेसरी है। तो इसका दूसरा मतलब ये निकला कि खाली प्लॉट ऑफ लैंड है, वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 22, ये नोट करने वाली चीज है। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड एरिया होना नेसेसरी है, ये मैंडेटरी बोला होगा वैसा। तो खाली जमीन पड़ी है मेरे पास, मैंने किराए पे दे दी, किराया आ गया, वो किराया इस हेड में टैक्सेबल नहीं है क्योंकि जमीन खाली है, कंस्ट्रक्शन नहीं है। हाँ, अगर मान लो ऐसा है कि फार्म हाउस है या बड़ा सा बंगलो है, अब बंगलो के साथ साथ पार्किंग एरिया, गार्डन एरिया, ओपन स्पेस है, तो मैंने तो पूरा प्लॉट लेट आउट किया, उसमें बंगलो भी आ गया, गार्डन भी आ गया, स्विमिंग पूल भी आ गया, पार्किंग एरिया भी आ गया, तो वो सारी चीजें जो है वो चलेंगी, वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगी क्योंकि बिल्डिंग का एक पोर्शन है, बाकी साथ में खाली जमीन है तो उसका कोई इशू नहीं वैसा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, तो बिल्डिंग इज मैंडेटरी। अच्छा, अगर सिर्फ खाली प्लॉट ऑफ लैंड है, जैसे बोल दिया यहाँ तो आएगा नहीं, जो लिखा है उसके हिसाब से ऑप्शन क्या बचा, अदर सोर्सेस। तो अगर वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड आप लेट आउट करते हो, उससे कमाया गया रेंट दो जगह टैक्सेबल हो सकता है, या तो पीजीबीपी या फिर अदर सोर्सेस, दोनों में से कोई एक वैसा। अभी मैंने पार्टी प्लॉट बना रखा है, मेरा बिजनेस ही वही है, मैं जगह किराए पे देता हूँ, वहाँ पे इवेंट्स होते हैं, ऐसा कुछ है, मेन सोर्स ऑफ इनकम वो है, वो तो बिजनेस हो गया ना फिर मेरा। ठीक है, लेकिन अगर मेरी साइड इनकम है कि मेरा मेन सोर्स ऑफ बिजनेस कुछ और चल रहा है, जमीन खरीद रखी है, पड़ी रहती है, कभी कोई आया किराए पे मांगी, किसी को एग्जीबिशन करना है, किसी को फन फेयर लगाना है, किसी को कोई इवेंट करना भी, दे दिया, किराया चार्ज कर लिया, तो फिर वो जो किराया है वो कैसा हो गया, अदर सोर्सेज की इनकम हो गया, जस्ट बिकॉज उसमें कंस्ट्रक्टेड एरिया नहीं है, तो एचपी में से वो बाहर हो जाता है। तो बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस चार्जिंग सेक्शन में कवर होने के लिए, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, ऑफ विच असेसी इज द ओनर, असेसी का प्रॉपर्टी का ओनर होना नेसेसरी है। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो तो आपका इस हेड में टैक्स नहीं आ सकता। मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अब ये जो प्रीमाइसिस है ये मैंने रेंट पे लिए, तो ओनर कोई और है, मैं तो टेनेंट हूँ, तो यहाँ से जो भी रेंट मैं ओनर को पे कर रहा हूँ उसके लिए तो इनकम फ्रॉम एचपी है। अब यहाँ पे ना 5 कमरे हैं, मेरे को 3 का ही काम है, 2 खाली पड़े हैं। तो मैंने आपको पूछा कि यार देखो शेयरिंग में यूज करना है क्या, 2 रूम्स खाली पड़े हैं, मेरे काम आते नहीं, आपको ऑफिस सेटअप करना है, क्लासरूम सेटअप करना है, आप कर लो, रेंट शेयरिंग कर लेंगे, या आप मुझे रेंट दे देना, वैसा है। अब मैं ओनर को सपोज पे कर रहा हूँ 30,000, मैंने आपको बोला आप मुझे 10,000 पे कर देना, तो मेरा तो नेट रेंट 20,000 हो गया। अब ये 10,000 आपने मुझे दिया, वो मेरे लिए कौन से हेड में टैक्सेबल इनकम है मेरी या नहीं है, डेफिनेटली है। एक तरफ मैं 30,000 रुपये खर्चा दिखा रहा हूँ, तो एक तरफ 10,000 कमा भी तो रहा हूँ आपसे, तो वो 10,000 रुपये मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं हो सकती। रीजन बीइंग, आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, मैं तो खुद टेनेंट हूँ, और इसको बोलते हैं सब लेट आउट। मैं टेनेंट हूँ, आप सब टेनेंट हो, लेट आउट सब लेट आउट, क्लियर हुआ, समझ आए। अब इस सिचुएशन में मैंने आपसे 10,000 रुपये चार्ज किए ना, वो 10,000 रुपये मेरे लिए टैक्सेबल तो है, लेकिन कौन से हेड में, अदर सोर्सेस, नॉट इन एचपी, समझ आए। तो ये रीजन है, चार्जिंग सेक्शन में क्लियरली बोला असेसी का ओनर होना जरूरी है, तभी इस हेड में टैक्सेबिलिटी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है? बोलो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन। अब ये ओनर के साथ साथ इन्होंने लिखा है इंक्लूडिंग डीम्ड ओनर एज पर सेक्शन 27, तो उसके ऊपर बात करेंगे, वो भी लास्ट में आएगा, डीम्ड ओनर वाले पॉइंट पे अभी नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद आगे का पॉइंट देखो, एंड अदर देन सच प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड फॉर सेल्फ बिजनेस ऑफ विच प्रॉफिट इज चार्जेबल टू टैक्स, ये भी अच्छा पॉइंट। अब इसमें ऐसा कुछ है, सपोज ये प्रीमाइसिस अभी मैंने बोला कि मैंने रेंट पे ले रखी है, मैं चेंज कर रहा हूँ, ये मैं प्रॉपर्टी का ओनर, मेरी खुद की जगह है, और मैं यहाँ पे खुद अपना प्रोफेशन चला रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ और आपसे फीस चार्ज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ तभी तो आपको पढ़ा पा रहा हूँ, प्रीमाइसिस तो चाहिए। अच्छा, इससे जो इनकम जनरेट हो रही है वो मैं अपनी पीजीबीपी इनकम तो दिखा ही रहा हूँ। अब इनकम टैक्स ऑफिसर ये बोल रहा है कि भाई इस जगह की एक पोटेंशियल है रेंट कमा के देने की 35,000। मैं बोला सर कैसे, बोले आप ये जगह किराए पे दे दो, कम से कम 35,000 तो किराया आएगा। बोले, अगर मैं ये जगह किराए पे दे दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, बात समझ आ रही। तो आप दोनों में से एक चीज करवा लो, या तो एक काम करो, मैं दूसरी जगह रेंट पे ले लेता हूँ, इसको किराए पे दे देता हूँ, तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला शॉर्ट हो जाएगा। और अगर मैं खुद ये जगह यूज कर रहा हूँ और यहाँ से अपना बिजनेस या प्रोफेशन चला रहा हूँ, तो साइमल्टेनियसली इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं यूज भी करूँ और लेट आउट भी करूँ। तो जो अपनी प्रॉपर्टी खुद अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है वो उसको लेट आउट कैसे कर सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो खुद के बिजनेस के लिए यूटिलाइज हो रही है ना, उसकी पोटेंशियल नहीं हो सकती इनकम कमा के देने की, खाली पड़ी है तो बात अलग है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर करती है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप अपने खुद के बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूटिलाइज कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप उसकी कोई पोटेंशियल नहीं हो सकती और उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कोई टैक्स आपके ऊपर नहीं आ सकता, जो डबल टैक्सेशन हो जाएगा।
यार इस प्रीमाइसिस से मेहनत करके काम करके प्रॉफिट कमा रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, पीजीबीपी में उस इनकम पे टैक्स भर रहा हूँ, और इस जगह की पोटेंशियल है रेंट अर्न करके देने की, उस नाम से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स भर रहा हूँ। तो एक ही जगह के रिगार्डिंग दो दो टैक्स भरूं, कमाई एक ही हो रही है, वो तो गलत हो गया ना। तो वो यहाँ पे क्लियर कर दिया इन्होंने कि आपके खुद के बिजनेस के लिए आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो ना, तो उसकी कोई पोटेंशियल नहीं हो सकती रेंटल इनकम कमा के देने की, बिकॉज एक ही प्रीमाइसिस एट अ टाइम दो तरीके से यूज नहीं हो पाएगी, टेनेंट भी यूज कर रहा है, ओनर भी यूज कर रहा है, पॉसिबल नहीं है वैसा, आइदर ऑफ हो सकता है। ठीक है, देख लो वो चारों पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ये चार्जिंग सेक्शन को पॉइंट्स में लिखा हुआ है, पूरा एक सेंटेंस है वो। चार्ज ऑन द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ लैंड और बिल्डिंग अपॉर्टेंट देयरटू, of which assessee is the owner, including deemed owners, and other than such property which is used for self business, of which profit is chargeable to tax। तो ये चार्जिंग सेक्शन डिफाइंड हो गया, इसके बाहर कुछ नहीं, जो कुछ है इसी में है। आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि भाई ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो इसी सेक्शन को आपको 10 बार पढ़ना पड़ेगा टू गेट एन आइडिया, ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं। हाँ, कोई कोर्ट का केस लॉ में कुछ क्लैरिफिकेशन हो तो अलग बात है, बट अदरवाइज यही पॉइंट है। ठीक है, बोलो कुछ कंफ्यूजन नहीं आता, समझ आया चार्जिंग सेक्शन 22 क्या बोलता है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक डेफिनेशन का पॉइंट है, वो जो एनुअल वैल्यू वर्ड यूज कर रहे थे ना, वो एनुअल वैल्यू को गिनना कैसे, वो सेक्शन नंबर 23 में डिफाइन किया हुआ है, तो वो तो अपन सीखने ही वाले हैं आज। उसके बाद कुछ केस लॉ दे रखे हैं, केस लॉ के डिसीजन है, वो डिसीजन समझ लेते हैं, नॉलेज के लिए काम आएंगे कहीं सामने कुछ आ गया तो। पूरा द पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग नीड नॉट ऑल्सो बी द ओनर ऑफ द लैंड अपॉन विच इट स्टैंड्स। अजीब सी बात नहीं, बिल्डिंग आपकी है, जमीन किसी और की, कल को बोलेगा जगह खाली करो, अपनी बिल्डिंग लेके कहाँ जाओगे आप? ऐसा हो सकता है? तो भाई जमीन आपकी होगी तभी बिल्डिंग आपकी होगी ना, दोनों चीजें अलग कैसे हो सकती है? ऐसा कोई मूवेबल बिल्डिंग तो बना नहीं सकते, कभी कार्ड पे रखा और लेके चले गए उसको कहीं और जाके सेटअप कर दिया, वो नहीं हो सकता। कुछ कंट्रीज में इन्होंने किया, चाइना में किया, मूविंग हाउसेस, चाइना वाले कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ घर ऐसे बनाए जिसको आप है ना मतलब डिटैच कर सकते हो और एज इट इज कहीं लेके जा सकते हो, वैसा है। और फॉरेन कंट्रीज में वो वुडन हाउसेज होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वुडन हाउसेज के नीचे वो प्लेट वैसी लगाते हैं, ग्रिल लगाते हैं, तो उसको भी आप कहीं पे काट करके लेके जा सकते हो और लोकेशन चेंज कर सकते हो, तो घर तोड़ने की जरूरत नहीं, वैसा है। अब सोचो ऐसा कंसेप्ट अगर इंडिया में होता, पॉसिबल है? लोग रोज झगड़ा करते हैं सोसाइटी में, देखा गाड़ी के पार्किंग के लिए झगड़ते हैं, ये पार्किंग मेरी है, मैं गाड़ी यहीं लगाऊंगा, तो लोग घर लेके निकल पड़ेंगे ऐसे। ठीक है, बोले आज कहाँ रहते हो? आज वेसू में रहता हूँ। कल कहाँ मिलोगे? कल अडाजन में मिलूंगा। ठीक है, फिर पार्टी आ जाऊंगा, घूमता रहूंगा, तो जहां मन करे वहां अपना घर लगा लिया, जैसी जगह खाली हुई अपना घर वहां पे पार्क कर दिया, वही रह रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इंडियन पब्लिक के साथ ये सब चीजें पॉसिबल हो तो भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अपना क्या भरोसा, अपने तो पार्लियामेंट के बाहर जाके घर लगा देंगे, ठीक है, राष्ट्रपति भवन के बाजू में रहूंगा मैं, कुछ भी हो सकता है। मुकेश अंबानी का घर तो लोग घेर ही लेंगे आजू बाजू, तो एकदम प्राइम प्रॉपर्टी वैसे। ठीक है, तो ये बोला कि यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी है। ये कब हो सकता है कि भाई जमीन आपकी नहीं है लेकिन ऊपर की बिल्डिंग आपकी है, तो प्रॉपर्टी है, जमीन अगर लीज पे ली हो ना तो पॉसिबिलिटी है, और लॉन्ग टर्म लीज होती है, मतलब वो 49 ईयर्स, 51 ईयर्स, 99 ईयर्स वैसी लीज होती है, और इन फ्यूचर वो जमीन आपकी हो ही जाती है। लेकिन वो एक गवर्नमेंट का तरीका होता है कि हम जमीन एक एक बारी में बेचेंगे नहीं, आपसे कुछ साल तक लीज रेंट कमाएंगे, फिर बाकी का पे करके आप ओनरशिप ले लेना, तो जो डिफाइंड है कि प्रॉपर्टी आपको लास्ट में मिलने वाली, वैसा है। शाहरुख खान का बंगलो है मुंबई, वो जो प्लॉट है वो प्लॉट लीज पे, तो 99 ईयर्स की लीज है, तो जमीन तो सरकार की है, बंगलो तो उसका है ना, कंस्ट्रक्शन किया उसका, तो रजिस्ट्रेशन खुद के नाम पे होगा। और वैसे भी रजिस्ट्रेशन दो पार्ट्स में होता है, अगर आप जमीन खरीदते हो और उस पर बंगलो बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो, तो जमीन की रजिस्ट्री अलग होती है और बिल्डिंग की रजिस्ट्री अलग होती है, कंस्ट्रक्टेड पोर्शन की, वैसा होता है। तो जमीन अगर लीज पे है भी, 99 ईयर्स की लीज है, बट उसके ऊपर इतना महंगा बंगलो बना दिया, तो टेंशन नहीं यार, जमीन अपनी है नहीं, इतना खर्चा कर दिया, कल को कुछ हो गया तो, बट लिखा हुआ है ना पेपर में, लिखा हुआ है कि 99 ईयर्स से आपको लीज रेंट पे करना है, उसके बाद प्रॉपर्टी आप ही की हो जाएगी। तो वो लॉन्गर टर्म में कहीं ना कहीं फैमिली में प्रॉपर्टी आने वाली है, तो वो सर्टन है, तो इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन उसमें किया भी है, तो कोई रिस्क वाली बात नहीं वैसे, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट, डिस्प्यूटेड ओनरशिप वाला चक्कर है यार, ये तो प्रॉपर्टी में चलता रहता है। डिस्प्यूट हो गया, असली मालिक कौन? अगर ऐसा है तो अभी सिचुएशन में क्या करें? देखो, दो पार्टीज के बीच में केस चल रहा है, आपके मेरे बीच में, कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। आप भी क्लेम कर रहे हो, मैं भी क्लेम कर रहा हूँ, इससे जो डिस्प्यूट है। अब जब इस प्रॉपर्टी का मैटर कोर्ट में गया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि यार फिर इस पे वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स वो कौन पे करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी भले खाली पड़ी है लेकिन उसकी पोटेंशियल तो है। अब इनका झगड़ा चल रहा है, तो रेंट पे नहीं दे रहे, बट देते तो इनकम जनरेट होती ना, हमें तो टैक्स चाहिए। अब टैक्स मांगे किससे? आपसे मांगे, मेरे से? मेरे से मांगा तो मैंने बोला यार इनसे भी तो मांगो, ये भी तो क्लेम कर रहे हैं, सेम चीज आपने ही बोली। ऑफिसर बोलेगा यार तुमको वैसे प्रॉपर्टी क्लेम करनी है, मैं मालिक हूँ,
अब टैक्स मांग रहा हो तो सामने वाले का नाम दे रहे हो, ये कैसी बात हुई? बोले सर ऐसे ही होता है। ठीक है, मैं क्यों भरूंगा अभी? अभी केस जीता थोड़ी, हार गया तो। फिर आप दूसरी साइड बात कर रहे हो कि वैसे मैं केस जीतने आया हूँ, लेकिन टैक्स पे करने की बारी आई, मैं केस हार गया तो मैं पैसे क्यों भरूँ? तो या तो दोनों से आधे आधे ले लो, या किसी एक पार्टी से ले लो। अब इसमें क्या होगा ना, केस चलेगा 10 साल, तो 10 साल से मैं टैक्स भरे जा रहा हूँ, सपोज मुझे बोल दिया ऑफिसर ने कि आप भरोगे, और 10 साल के बाद केस आप जीत गए तो? नहीं तो प्रॉपर्टी भी गई, पैसे भी गए, समझ आ रहा है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोला ऐसा अगर डिस्प्यूटेड ओनरशिप है तो असेसिंग ऑफिसर विल डिसाइड कि क्या करना है। वो चाहे तो दोनों से आधा आधा टैक्स वसूल कर सकता है, वो चाहे तो किसी एक पार्टी से वसूल कर सकता है। जो पार्टी टैक्स पे कर रही है अगर वो लास्ट में हार गई, तो फिर कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा जाएगा कि उसको वो टैक्स के पैसे विद नॉमिनल इंटरेस्ट जो होता है वापस मिले। तो ऐसा कोई रिस्क नहीं है, एट द एंड आपके पैसे तो आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन एक बार भरने के लिए ना किसी को भी कंपेल किया जा सकता है दोनों में से, और ये अथॉरिटी टू मेक डिसीजन दे रखी है टू द असेसिंग ऑफिसर, ये बोला हुआ है। चलो नेक्स्ट, पार्टनरशिप फॉर्म वाला पॉइंट आ गया। जैसे मैंने बोला मैं अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, तो इसकी कोई पोटेंशियल नहीं है। अच्छा, मेरा बिजनेस अगर पार्टनरशिप फॉर्म के फॉर्मेट में चल रहा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा, क्योंकि उस पार्टनरशिप फॉर्म में मैं भी तो पार्टनर हूँ। तो अल्टीमेटली यूज तो मैं ही कर रहा हूँ ना। अब मेरा बिजनेस प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये क्लैरिफाई कर दिए। ये सब कोर्ट के केसेस में डिसाइड हुए कंक्लूजन है, जो यहाँ वन लाइनर्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं, ताकि आपको बेसिक आइडिया आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एक एग्जांपल है, जो लास्ट वाला केस है ना उसमें। सपोज ऐसा है कि मैं फैक्ट्री सेटअप कर रहा हूँ, और फैक्ट्री यूजुअली क्या है, कितनी बार रिमोट एरियाज में होती है, सिटी से काफी दूर। बिजनेस वैसा है कि भाई लीगल परमिशन, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये सब, तो फैक्ट्री बहुत दूर लगाई है। और फैक्ट्री है तो फिर लेबर भी तो चाहिए। आसपास में दूर दूर तक कोई गाँव या ऐसा कुछ है नहीं कि जहाँ पे कोई लेबर मिल जाए मुझे। तो मुझे पता था ये प्रॉब्लम आएगा, तो हम लोगों ने क्या किया, फैक्ट्री के आसपास रहने के लिए रूम्स या क्वार्टर्स बना दिए, और वहीं पे सबको रेसिडेंशियल फैसिलिटी दे दी कि भाई यहीं फैमिली के साथ रह लो, यहीं काम कर लो। बहुत जगह ऐसा सेटअप होता है, कॉमन सी चीज है। अब वो जगह का मेंटेनेंस भी तो करना पड़ेगा, रहने की जगह का। और कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे ना तो लोग उसको यूज भी सही से नहीं करेंगे। या फ्री की जगह है ना, वैल्यू नहीं है, लेकिन थोड़ा नॉमिनल रेंट देना पड़ेगा। तो वो तो भाई वर्कर को हम बोलेंगे तू कहीं भी रहता, तेरा रेंट तो लगने ही वाला था। यहाँ पे हम नॉमिनल रेंट चार्ज करेंगे, जिससे उस क्वार्टर्स वाली प्रीमाइसिस का मेंटेनेंस चलता रहे। तो ये रेंटल जो चार्ज किया जा रहा है बाय द कंपनी या बाय द फैक्ट्री ओनर, वो इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, ये इशू आ गया। अब वैसे तो प्रॉपर्टी लेट आउट किए तो एचपी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिसीजन वैसा नहीं। यहाँ पे बोला कि रेंटल इनकम अर्न करना मेन मोटिव नहीं था, मेन मोटिव था बिजनेस चलाना। दिस इज एंसिलियरी टू द बिजनेस। फैक्ट्री लगाई तो क्वार्टर्स बनाए, और उस पर्पस के लिए अपने ही स्टाफ को रेंट पे दिया हुआ है, कोई आउटसाइडर नहीं है। तो हमारा कोई रेंटल इनकम अर्न करने का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नहीं था, ये तो फैक्ट्री के साथ साथ आने वाली इनकम है। तो इस इनकम को इनकम फ्रॉम पीजीपीपी, बिजनेस की इनकम में ही काउंट करेंगे, बिकॉज इसका जो मेन इंटेंशन है वो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट कमाने का नहीं था। ऐसे भी डिसीजन आते हैं। तो कोर्ट ये सब चीजों को कंसिडर करता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बोलो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन क्लियर है? पूरा सेक्शन 22 विद केसेस। अब आ रहा है सेक्शन 23, कैलकुलेशन वाला पार्ट। हम कब से बात कर रहे हैं कि भाई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की एक पोटेंशियल होती है, या एक प्रॉपर्टी की एक पोटेंशियल होती है जो कितना कमा के दे सकती है। वो पोटेंशियल कैसे पता चलेगी? मेन बात ये है ना, कैसे कैलकुलेट करें, बिकॉज नंबर चाहिए अपने को टैक्स लगाने के लिए। तो एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे होता है ना, वो चीज बोलिए। अब इसमें प्रॉपर्टीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वन इज कि द प्रॉपर्टी इज लेट आउट, एंड द सेकेंड पॉइंट इज द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड। आप प्रॉपर्टी खुद यूज कर रहे हो या आप किराए पे देते हो या दे सकते हो, उस पर डिपेंड करेगा। आपका अपना घर है, जहां आप रहते हो, आपकी खुद की प्रॉपर्टी आपने परचेज किया हुआ है, और उस घर में आप रह रहे हो। उस घर की कोई पोटेंशियल है रेंट कमा के देने की? आपका खुद का घर जिसमें आप रह रहे हो, उसकी पोटेंशियल है रेंट कमा के देने की कि भाई इस फ्लैट का इतना किराया तो आ जाएगा। बट अगर वो फ्लैट किराए पे देते तो आप कहाँ जाओगे? वो भी तो क्वेश्चन है। तो अगर वो प्रीमाइसेस आप खुद यूज कर रहे हो रहने के लिए, तो देखा जाए तो उसकी पोटेंशियल नहीं है, क्या ये घर में तो मैं रहता हूँ, किराए पे कैसे दे दूँ?
और मैं किराए पे दे दूंगा तो मुझे कोई घर किराए पे लेना पड़ेगा। तो बात तो एक ही हो गई ना, एक तरफ इनकम आएगी, दूसरी तरफ खर्चा होगा। तो इसे बेटर नहीं मैं अपने घर में रह लूं। तो जो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप खुद यूज कर रहे हो, उसकी तो कोई पोटेंशियल हो ही नहीं सकती पैसा कमा के देने की। सेम जैसे प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ, तो उसको रेंट पे नहीं दे सकता। तो वैसे ही घर रहने के लिए यूज कर रहा हूँ तो रेंट पे कैसे दूंगा। तो अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी एनुअल वैल्यू होती है जीरो। पोटेंशियल है ही नहीं ना कमा के देने की, तो उस पर थोड़ी ना टैक्स आएगा। सोचो अपने ही घर में रह रहे हो और किराए पे नहीं दे रहे हो, तो बिकॉज ऑफ दैट आपको टैक्स भरना पड़ रहा है। तो ये कैसी बात हुई। मैं खुद घर खरीदूं, मेरे घर में रहूं, क्योंकि मैंने किराए पे नहीं दिया, सरकार बोलती नहीं किराए पे देते तो इतना किराया आता, तो इस पे इतना टैक्स बनता, तो इतना पे करना पड़ेगा। यार ये कौन सा लॉजिक हुआ। सीधी बात है, ये तो होना भी नहीं चाहिए। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी लेट आउट की, तो एक मिनिमम रेंट का क्राइटेरिया रहेगा कि भाई गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन रहेगी कि इस प्रॉपर्टी से कम इतना तो आपने कमाया ही होगा। उससे कम दिखाओगे तो हम नहीं मानेंगे। मिनिमम एक फिक्स कर देंगे, एंड दैट इज द एनुअल वैल्यू। अब वो कैलकुलेशन करने के लिए हमें चाहिए कुछ पैरामीटर्स। तीन स्टेप्स हैं जिसमें कैलकुलेशन होता है। सबसे पहला स्टेप जो है उसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। वो देख लो, सेक्शन नंबर हो गया 23। स्टेप वन जो है उसमें उन्होंने बोला है टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड का मतलब डिपार्टमेंट की एक्सपेक्टेशन कि आप इस प्रॉपर्टी से इतना रेंट तो कम से कम कमा के दोगे। अब ये एक्सपेक्टेड रेंट फाइंड आउट करने के लिए तीन पैरामीटर्स कंसिडर होते हैं। एक है म्यूनिसिपल वैल्यू, एक है फेयर रेंट, और एक है स्टैंडर्ड रेंट। ये तीन चीजें कैलकुलेट करने के बाद एक्सपेक्टेड रेंट हमें मिलता है। अब ये तीनों है क्या वो भी समझ लेते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू का मतलब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनके रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस जगह का किराया कितना बनता है या इसकी वैल्यू कितनी है, जिस वैल्यू के हिसाब से वो प्रॉपर्टी टैक्स या वेरा बिल बोलते हैं ना, वो चार्ज करते हैं। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो टैक्स आता है वो प्रॉपर्टी की एक वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आता है। और वो वैल्यूएशन निकालने के उनके अपने रूल्स हो सकते हैं कि इस एरिया में है, इतने स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी है, इस फ्लोर पे है, उस हिसाब से स्टैंडर्ड ये हमारा इतना तो वैल्यू बनती है, और इस पे इतना आपको म्यूनिसिपल टैक्स देना पड़ेगा। तो म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो वैल्यू बनती है, दैट इज फर्स्ट पैरामीटर। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला फेयर रेंट। फेयर रेंट जो है वो मार्केट डिसाइड करता है। आपको सपोज एक जगह किराए पे लेनी है, तो कैसे डिसाइड करोगे कि एक्यूरेट किराया कितना है, सही रेंट कितना है, कैसे पता चलेगा। कुछ आइडिया। ब्रोकर को पूछेंगे क्या रेंट चलता है यहाँ पे। आजू बाजू कोई शॉप में चले गए रैंडमली, भैया आपकी प्रीमाइसेस लेट आउट है या खुद की है, बोले नहीं मैंने रेंट पे ले रखी है, तो क्या रेंट चलता है यहाँ पे। तो उसने बोला भाई 15,000 एक दुकान का किराया चलता है। फर्स्ट फ्लोर पे हो तो ये, ग्राउंड फ्लोर पे हो तो वो, टॉप फ्लोर पे हो तो ये, उसने बता दिया। अब ये जो किराया है ये तो मार्केट ने डिसाइड किया डिपेंडिंग ऑन द डिमांड सप्लाई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज फेयर रेंट। ठीक है। तो एक होता है म्यूनिसिपल वैल्यू जो एसएमसी डिसाइड कर रही है, एक होता है फेयर रेंट जो मार्केट डिसाइड कर रहा है, और तीसरा है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट के लिए एक एक्ट है, रेंट कंट्रोल एक्ट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट का, सरकार का बनाया हुआ एक कानून है। उसमें कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं, उसके बेसिस पे जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड रेंट। म्यूनिसिपल वैल्यू इज बेस्ड ऑन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रिकॉर्ड्स, और स्टैंडर्ड रेंट जो है वो रेंट कंट्रोल एक्ट ऑफ इंडिया के बेसिस पे डिपेंड करता है। तो दोनों अलग चीजें हैं। और जो आपका फेयर रेंट हो गया वो मार्केट डिसाइड करता है डिमांड सप्लाई के केसेस वैसा। तो ये तीनों पैरामीटर्स अगर होंगे, ठीक है, ये तीनों पैरामीटर्स अगर आपको पता होंगे तो उसके बेस पे आप निकाल पाओगे कि एक्सपेक्टेड रेंट कितना। अब इसमें से कैसे डिसाइड होगा कौन सा एक्सपेक्टेड रेंट है। तो बोला आपको पहले ना इसमें कंपैरिजन करना पड़ेगा बिटवीन म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। इन दोनों में से सिलेक्ट होगा विच एवर इज हायर। जो आएगा वो कंपेयर होगा विद स्टैंडर्ड रेंट। इन दोनों में से सिलेक्ट होगा विच एवर इज लोअर। ऐसा है। तो टू स्टेप कैलकुलेशन है इसके अंदर। पहले म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे, दोनों में से विच एवर इज हायर। जो नंबर आएगा कंपेयरिंग दैट विद स्टैंडर्ड रेंट, उन दोनों में से विच एवर इज लोअर, फाइनली जो अमाउंट मिलेगा उसको अपने बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। ये वैसा है। ठीक है। अब याद रखने का तरीका ये है कि आप ये तीनों टर्म्स में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज कर लो। अल्फाबेटिकली जो पहले दो आते हैं ना वो पहले कंपेयर होंगे, पहले हायर और फिर लोअर, तो याद हो जाएगा। अदरवाइज फिर एग्जाम में कंफ्यूजन, पहले कौन से दो कंसिडर करने थे जिसमें से हायर लोअर लगाना है। तो अल्फाबेटिकली आप देखोगे तो फेयर रेंट पहले आएगा, म्यूनिसिपल वैल्यू बाद में, और लास्ट में स्टैंडर्ड रेंट। तो ये दोनों पहले आप कंपेयर कर लो, हायर ले लो, कंपेयरिंग दैट विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लेस। काम खत्म। ठीक है। तो याद रखना इजी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो कुछ कंफ्यूजन इसमें। पता चला ये स्टेप वन कंप्लीट हुआ। एक्सपेक्टेड रेंट का सिंपल मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप इस प्रॉपर्टी से कम इतना किराया कमाते हो। अब वो नंबर्स पे डिपेंड करेगा कितना होगा कितना नहीं। कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, चलो साथ साथ में ना, कैलकुलेशन भी होता जाएगा। स्टेप वन की बात हो रही थी।
टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रेंट। इसके लिए प्रॉपर्टी का एक फेयर रेंट ले लेते हैं। ये कुछ डेटा है। अब इसके बेस पे आपको निकालना है कि भाई एक्सपेक्टेड रेंट प्रॉपर्टी का कितना होगा। मंथली गिन लेते हैं, फिर एनुअल में कन्वर्ट कर लेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बोलो क्या करें, पहले दोनों कंपेयर होगा, दोनों में से कौन सा सिलेक्ट होगा, विच एवर इज हायर। फिर इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, फिर क्या सिलेक्ट होगा, विच एवर इज लोअर। तो अल्टीमेटली आपका फाइनली जो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा वो कितना आएगा, 12,500। और 12 महीने का है तो मल्टीप्लाई कर लो, ये होगा साल का 1,50,000। एनुअल वैल्यू के लिए जा रहे हैं तो एनुअली कैलकुलेट करें तो बेटर है। अगर मंथली दे रखा है तो ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में हम फाइंड आउट करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी। एनुअल वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू फिर एनुअल वैल्यू, ऐसा आएगा। ये स्टेप में मेजरली कंपैरिजन होता है एक्चुअल रेंट का विथ एक्सपेक्टेड रेंट। सेकेंड स्टेप पे आगे बढ़ रहे हैं। डिपार्टमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि आप इस प्रॉपर्टी से कम साल का 1.5 लाख रुपए किराया कमा सकते हो आराम से, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि लास्ट में विच एवरेज लोअर लिया है, पैसा भी नहीं कि अपर लिमिट पे गए। अब इसको कंपेयर करना पड़ेगा आपने एक्चुअल रेंट कितना कमाया उसके साथ। इसमें आएंगे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कि भाई कम कमाया ज्यादा कमाया क्या किया, उस बेसिस पे टैक्सेबिलिटी हो सकती है। अब अगर पहला केस इसमें हम देखें कि जहां पे आपने एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से ज्यादा कमाया, मान लेते हैं आपने चार्ज किया 1,60,000 और एक्सपेक्टेड कितना है 1,50,000। अब इसमें एनुअल वैल्यू या ग्रॉस एनुअल वैल्यू किसको माने, दोनों में से किसके बेसिस पे आगे कैलकुलेशन बढ़ाए, 150 के बेस पे 160 के बेस पे। 160 आपने तो एक्चुअल में 1,60,000 का किराया कमाया है ना, तो उसी पे टैक्स भरोगे। ये मिनिमम इसके बराबर होना चाहिए था, ये कंडीशन है। इससे ज्यादा ही है ना, तो गवर्नमेंट तो खुश है कि हाँ भाई चलो ज्यादा टैक्स मिलेगा। तो ऑब्वियसली आपका इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कौन सा अमाउंट आएगा, एक्चुअल रेंट आएगा। समझ आ रहा है, कॉमन सेंस वाली चीज है। यही अगर रिवर्स होता, ए आर इज लेस देन ई आर, पूरा साल लेट आउट करने के बाद भी आपने रेंट कमाया 1,35,000 और इनकी एक्सपेक्टेशन आई थी 1,50,000। अभी सिचुएशन में डिपार्टमेंट क्या बोलेगा कि भाई कम से कम 1,50 तो किराया कमाना चाहिए था, तो हम तो इसी के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। समझ आ रहा है, बिकॉज ये मिनिमम है, इससे कम रेंट आपने लिया है। चलो आप बोल रहे हो कि भाई मार्केट ऐसा है वैसा है, नहीं आया कोई किराएदार, मुझे नहीं समझ आई कि कितना रेंट देना चाहिए, मैंने दे दिया। भाई ठीक है, आपने 135 चार्ज किया होगा, मना नहीं कर रहे, लेकिन हम जब आपकी टैक्सेबिलिटी कंप्यूट करेंगे, आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो कम से कम इतना तो हम कंसिडर करेंगे। तो कुछ टैक्स आपका ज्यादा ही आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मिनिमम किराया था, इससे नीचे लेट आउट नहीं करना चाहिए। वैसे किया तो कोई बात नहीं, टैक्स इस हिसाब से भर देना, बात खत्म हो गई। तो ये पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। अब यहाँ बात खत्म नहीं होती, पॉसिबिलिटीज इसमें और भी है, क्योंकि प्रैक्टिकल इश्यूज तो अलग अलग आने वाले हैं। वैसा एक इशू ऐसा है कि ये जो कैलकुलेशन है, चलो यही एग्जांपल रखते हैं, नंबर चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ना मैं एक पॉइंट यूज कर लेता हूँ वेकेंसी का। वेकेंसी, वेकेंसी का मतलब प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी पूरे साल में। वेकेंसी इज फॉर 2 मंथ्स, मतलब 12 महीने के पूरे साइकिल में 2 महीने प्रॉपर्टी खाली थी। इसी सब में मैंने पॉइंट ऐड कर दिया, तो ये थर्ड केस हो गया देखा जाए तो। ठीक है, थर्ड केस वेकेंसी इज ऑफ 2 मंथ्स। तो 10 महीने किराए पे चढ़ाई प्रॉपर्टी, 2 महीने किराए पे नहीं चढ़ाई। रीजन बीइंग प्रॉपर्टी खाली थी, मैं किराएदार ढूंढ रहा था लेकिन कोई मिला नहीं। ऐसा तो है नहीं हर 1 अप्रैल को किराएदार आ ही जाएगा और 31 मार्च से प्रॉपर्टी यूज करेगा, इन बिटवीन खाली रह सकती है। तो वेकेंसी उस चीज को बोला जाता है जहां पे प्रॉपर्टी अवेलेबल थी फॉर रेंट, लेकिन टेनेंट नहीं आया। अच्छा, आप खुद वो प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, फिर बोले कोई किराएदार आया नहीं, वैकेंसी। भाई आप खुद यूज कर रहे थे तो वैकेंसी कैसे हुई? वैकेंसी का मतलब खाली पड़ी, अभी चाहिए तो किराए पे ले लो, बट किसी ने नहीं ली, तो वो 2 मंथ्स जो है ना उसको हम वैकेंसी बोलेंगे। अब अगर यही सिनारियो में सेम नंबर्स को यूज करके मैं वैकेंसी वाला पॉइंट ऐड कर दूं, तो कैलकुलेशन कहाँ जाएगा वो समझो। इस सिचुएशन में पहले तो डिपार्टमेंट यही देखेगा, ए आर इज लेस देन ई आर, भाई आपने तो कम रेंट कमाया। आप एज एन असेसी डिपार्टमेंट को क्या बोलोगे, सर मैंने रेंट कम नहीं कमाया है, 2 महीने वैकेंसी थी, प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, तो मैं क्या करूँ, तो उसका थोड़ी ना मैं टैक्स पे करूंगा। अभी आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो इन्होंने इस सिचुएशन में कंडीशन फिक्स कर दी। वो कंडीशन क्या है देखो, बस लाइट चेंज कर रहा हूँ, फिर भले वापस लिख लेना। इसमें बोला हुआ है कि भाई देखो, अगर आपका एक्चुअल रेंट जो भी है वो ई आर से कम है, तो इसका रीजन पूछा जाएगा, इज द रीजन वैकेंसी।
आप तो बोल रहे हो यस 2 महीने वैकेंसी थी, बट डिपार्टमेंट इसको क्रॉस वेरीफाई करेगा, उसके बाद डिसीजन देगा। आपने एक्चुअल रेंट कमाया कितना, 1,35,000। ये कितने महीने का है, 10 महीने का। और उनकी एक्सपेक्टेशन कितनी थी कि पूरा साल अगर लेट आउट करोगे तो आप कम से कम 1,50,000 कमा के दोगे। आप बोल रहे हो सर ये जो अमाउंट आपको कम दिख रहा है ना, इसका रीजन सिर्फ वैकेंसी और कुछ नहीं। बोले चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे? अगर 10 महीने का किराया 1,35,000 है और इसी रेट से आपने 12 महीने लेट आउट किया होता तो कितना किराया कमाते हैं वो पता चलेगा। कैलकुलेट करके देखो। 1,62,000। बाकी लोग भी गिन। 1,35,000 डिवाइड बाई 10 × 12, सिंपल। 12 महीने का किराया पता चल जाएगा। तो ये आ रहा है 1,62,000। अब आपने ऑफिसर को बोला कि सर देखो, अगर मैं पूरे 12 महीने इसी रेट से लेट आउट करता तो जो अमाउंट आता वो तो इससे ज्यादा ही है ना। तो मेरी गलती थोड़ी ना है, ये तो सब वैकेंसी की वजह से हुआ, क्योंकि 2 महीने प्रॉपर्टी खाली पड़ी रही। मैंने तो बाहर बोर्ड लगा के रखा था, अवेलेबल फॉर रेंट फॉर लेट आउट। कोई आया ही नहीं तो मैं क्या करूं, तो वो टाइम तो उसमें वेस्ट हो गया। अब ये जो अमाउंट है ना, इसको हम बोलेंगे एनुअल रेंट या एनुअलाइज रेंट बोलेंगे। कि जिस रेट पे, जिस एक्चुअल रेट पे मैंने लेट आउट किया, उसी रेट से अगर पूरा साल लेट आउट होता, इतना रेंट आता। मालूम पड़ा? अब यहां से पता है क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से ये चीज क्लियर हो रही है कि जो ओनर है ना, जिसने प्रॉपर्टी लेट आउट की है, उसने रेंट सही रेट पे चार्ज किया। 1,50,000 रुपए पूरे साल का अगर किराया चाहिए, अगर आप इसको मंथली डिवाइड करो तो अपन ने किया ही था ना, 12,500 आ रहा पर मंथ। और यहाँ देखो जो चार्ज किया है ना, वो है 13,500 पर मंथ। सही है? इंटेंशन देखा जाता है। तो भाई ओनर बोल रहा है सर देखो, जितना मंथली बनता है मैंने उससे ज्यादा ही रेट पे चार्ज किया है, लेकिन पूरा साल अगर लेट आउट हो ही नहीं पाया तो मेरी क्या गलती है? तो जब ये चीज हुई, एनुअल रेंट निकाला, तो ऑफिसर को भी समझ में आया कि हाँ यार, इसी रेट से पूरा साल लेट आउट हो पाता, वो तो ज्यादा ही कमा के दे रहा था। तो इसका इंटेंशन गलत नहीं था, उसने सही रेट पे लेट आउट किया, लेकिन वैकेंसी की वजह से ये इशू आ गया, वैसा है। तो इस सिचुएशन में जो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनेगा, दैट विल बी योर एक्चुअल रेंट विच इज कलेक्टेड, दैट इज 135। अब ये चीज समझो, इस पे तो टैक्स लगा नहीं सकते, ये एक्चुअल में कलेक्ट हुआ नहीं है। कलेक्ट कितना हुआ है, 135 हुआ है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको फेवर कर रहा है, ऑफिसर बोल रहा है कि नहीं आप जेन्यून हो, वैकेंसी हो नहीं होती तो आप ज्यादा कमा के दे ही रहते। बट ये जो कुछ भी है सब वैकेंसी की वजह से, आपकी गलती नहीं है। आपने कम रेट पे लेट आउट नहीं किया है, वो तो हमें यहाँ पे दिख ही रहा है। तो इन दैट सिनारियो इफ यू आर अ जेन्यून पर्सन, एडिशनल टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जितना चार्ज किया ना, हम उसी को बेस बना के आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये एकदम आपके फेवर में जा रहा है और फेयर ट्रांजेक्शन हो रहा है वैसा। तो इस कंडीशन में जीएवी होगा 1,35,000, जस्ट बिकॉज यहाँ पे वैकेंसी थी। और ये जो कुछ भी इशू आया है, ये वाला, दिस इज प्योरली बिकॉज ऑफ वैकेंसी। ये बात समझ आई? तो एक एक सिनारियो बता रहा हूँ, समझ में यही आएगा फिर वैसा है। देख लो, कुछ नहीं समझ आया तो बोलो। कंडीशन क्लियर हो रही, पता चल रहा है कैलकुलेशन? वो चार्ट में आपको दिखेगा ये। देखो पेज 44 पे चार्ट है ना, सेकंड स्टेप, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसी में से बता रहा हूँ ये सारे केसेस। इफ ए आर इज ग्रेटर देन ई आर, अपना एक्चुअल रेंट ज्यादा है, जो पहले ही देखा अपन ने कि 150 के सामने आपने 160 180 को चार्ज कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो उसमें तो ए आर ही जीएवी होगा। बट अगर ए आर ई आर से कम है, इज द रीजन ओनली वैकेंसी? भाई यस, रीजन इज वैकेंसी, तो ये वाला केस हो गया। जो पहला यस लिखा है ना, रीजन इज वैकेंसी, यस, तो जीएवी इज ए आर। ये रहा ए आर, तो यही था ना, जीएवी इज ए आर। तो ये केस आपको बताया फर्स्ट वाला। इज रीजन ओनली वैकेंसी? आंसर इज नो। वैकेंसी नहीं है, आपने रेंट ही कम चार्ज किया। पूरा 12 महीना लेट आउट करके भी ना 1,50,000 रुपए चार्ज ही नहीं किया आपने। तो उस सिचुएशन में तो वो लोग ईआर को बेस बनाएंगे, ये बात भी हुई। तो वो पॉइंट आ गया। जो लास्ट केस है ना, उसमें वो और इंटरेस्टिंग है, इज वन ऑफ द रीजन वैकेंसी। अब ये समझ लेते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल में कुछ नंबर चेंज करने पड़ेंगे तो होगा। अगेन ए आर इज लेस देन ई आर। ई आर तो अपना फिक्स है 1,50,000 जो अपन लेके चल रहे हैं कब से। एक्चुअल रेंट की अगर बात करें तो वो मैं अज्यूम कर लेता हूँ 1,15,000। ये है एक्चुअल रेंट। और अगेन फॉर 10 मंथ्स, सेम पॉइंट है, वैकेंसी है कितने महीने की, 2 महीने। वैकेंसीज ऑफ 2 मंथ्स, तो सेम ही एग्जांपल है, वैसे फिर अमाउंट चेंज कर दिया। अब ऐसे समझ लो कि जो एक्चुअल रेंट कलेक्ट हुआ मैंने चेंज कर दिया। अब वापस वही प्रॉब्लम, ए आर इज लेस देन ई आर। ऑफिसर बोल रहा है भैया ये तो गड़बड़ है, टैक्स तो इस पे लगाऊंगा। आप बोले नहीं नहीं सर, वो वैकेंसी की वजह से हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं है।
बोले एक बार चेक करना पड़ेगा, आपने जिस रेट पे लेट आउट किया है वो रेट सही है गलत है वो देखना पड़ेगा। तो इसमें हमें ना एनुअलाइज रेंट निकालना पड़ेगा। एनुअलाइज रेंट कि अगर 10 महीने का ये किराया आपने चार्ज किया तो 12 महीने इसी रेट से अगर लेट आउट करते तो कितना किराया आता, निकाल के देखो अमाउंट। 1,38,000। सही है। ऑफिसर बोलेगा अभी भी कहाँ देखो आ रहा है। अगर आप इसी लेवल से पूरे 12 महीने लेट आउट कर भी देते तो भी ईआर तो नहीं कवर हो रहा है, 138 ही आ रहा है ना। तो कहीं ना आपने जिस रेट पे लेट आउट किया ना मंथली रेंट उसमें गड़बड़ है, वो बिलो लेवल है, उस वजह से ये सब हो रहा है। तो भाई हम तो जीएवी कैलकुलेट करते टाइम ईआर को ही पकड़ेंगे, ईआर ही बेस बनाएंगे, मतलब 1,50,000। पर फिर जो पार्टी है जो असेसी है वो क्या बोलेगी, तो सर वैकेंसी भी तो है ना, 2 महीना एक्चुअल वैकेंसी तो है, वो तो आप डिनाई नहीं कर रहे हो ना। बोले नहीं वैकेंसी है 2 महीना वो तो दिख रहा है, बट रेट में गड़बड़ है। तो वैकेंसी का तो बेनिफिट दे दो कम से कम। वन ऑफ द रीजन तो वैकेंसी है, चलो मैंने गलत रेट चार्ज किया वो तो गलती है, लेकिन वैकेंसी तो जेन्यून है ना, उसका बेनिफिट तो मिलना चाहिए। अब डिपार्टमेंट बोल रहा है फेयर इनफ, वो तो मिलना भी चाहिए। बोले एक काम करो इसमें से ना आपका जितना लॉस हुआ ना ड्यू टू वैकेंसी वो क्लेम कर लो, चलो इसमें से माइनस कर लो। अब आपका लॉस हुआ कितना ड्यू टू वैकेंसी वो मुझे बताओ, कितना लॉस हुआ। 2 महीना किराए पे नहीं चढ़ी प्रॉपर्टी तो उसमें किराए का कितना नुकसान किया आपने, किस बेसिस पे गिने, क्या अमाउंट आएगा। 23,000 या 25,000 या और कुछ, सोच लो क्या करें। एक्चुअल लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना है, 25। और कोई आंसर किसी, 23, 23। इसके बेसिस पे गिने या इसके बेसिस पे, वही क्वेश्चन है, तभी आ रहा है 23, 25। डिपार्टमेंट आपको कितना बेनिफिट देगा, आप बोलोगे सर 25,000। इस हिसाब से डिपार्टमेंट बोले कैसे, आप कौन सा इतना रेंट चार्ज कर रहे हो, आप चार्ज क्या कर रहे हो बताओ ना। तो आप तो 11,500 के हिसाब से चार्ज किया ना आपने 10 महीने का, तो 2 महीना और किराए पे दे भी देते तो आप ऊपर और कितना कमा लेते, 23,000। वो आपको इसके डिफरेंस से भी मिल जाएगी, वही बात हो गई 23,000। तो आप और 2 महीना जगह किराए पे देके भी ज्यादा से ज्यादा 23,000 रुपए ऐड कर लेते, तो आपका तो उतना ही लॉस हुआ है ना। तो जब लॉस का बेनिफिट मिलेगा तो आप जिस रेट पे चार्ज कर रहे थे उस हिसाब से मिलेगा, हम जो बोल रहे हैं उस हिसाब से आपने किया होता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती, फिर तो 1.5 लाख कलेक्ट हो ही गया होता। क्लियर। तो 23,000 जो है वो आपको मिलेगा लॉस ड्यू टू वैकेंसी। ये आया कहाँ से, ये इस रेट पे आया 11,500 जो है, ये आप ऐसे गिनोगे ये 10 मंथ्स का होगा, कि हमने एक्चुअल में इसको 10 महीने के लिए चार्ज किया इंटू 2, वैसे गिन लो आप। या इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो भी ठीक है, इसमें से एक 15 माइनस करोगे तो भी आ जाएगा डायरेक्ट 23,000। आपको बात समझ में आनी चाहिए कि वैकेंसी अगर नहीं होती तो आप कितना किराया एड ऑन कर पाते अपने लेट आउट के रेट के हिसाब से, बस उतना ही देखना है। ये 23,000 हो गया, ये है लॉस ड्यू टू वैकेंसी जो आप क्लेम कर सकते हो। रिमेनिंग कितना बच रहा है, 127। ठीक है, तो दिस इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन दिस केस। इसको बोलेंगे वैकेंसी इज वन ऑफ द रीजंस, इट इज नॉट द ओनली रीजन। वैकेंसी है लेकिन सिर्फ वैकेंसी का प्रॉब्लम नहीं है, रेट का प्रॉब्लम भी है। तो जो चार्ट में एकदम राइट साइड वाला आखिरी केस है ना, ईआर माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, ये उसका एग्जांपल हो गया। सम्स में ऐसे ही नंबर्स आएंगे, आपको फ्लो पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेशन करना है, तो इसके बेसिस पे है। ठीक है, बोलो कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक समझ आया ये। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। अब हमें जाना है लास्ट स्टेप पे, दैट इज एनुअल वैल्यू, स्टेप नंबर 3। उसमें आपको ज्यादा नहीं है, एक ट्रांजेक्शन करना है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से नेट एनुअल वैल्यू पे जाने के लिए एक स्टेप है, उसमें उन्होंने बोला म्यूनिसिपल टैक्स, मतलब वो वेरा बिल जो अपन बोलते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स born एंड पेड बाय द assessee इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, दैट विल बी डिडक्टेबल एज एन एक्सपेंस। तो प्रॉपर्टी की जो भी ग्रॉस ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, मतलब मैंने किराए पे चढ़ा के जो पैसा कमाया उसी में से प्रॉपर्टी का टैक्स भरूंगा, तो उसका तो मुझे डिडक्शन मिलना चाहिए। तो वो डिडक्शन एज एन ओनर में क्लेम कर सकता हूँ। तो वो सीधा हिसाब होता है। टैक्स वसूल करने का बेसिक क्या है कि भाई कोई भी पर्सन कितना कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है, नेट जो बचा वो टैक्सेबल। तो अगर इस प्रीमाइसिस से मैंने किराया कमाया है तो इस प्रीमाइसिस के पीछे खर्चा भी तो हुआ है, तो प्रॉपर्टी का टैक्स तो ओनर ही भरता है, तो ओनर के लिए वो चीज एक्सपेंस है, तो वो माइनस करेगा, सीधी बात है। तो उसके लिए जो भी टैक्सेबल ग्रॉस एनुअल वैल्यू किसी भी केस में आ रही हो वो आने दो, एक बार जीएवी आ गया उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स के नाम पे उसने जो भी भरा है माइनस होगा। सेंटेंस में यूज किया म्यूनिसिपल टैक्स born एंड पेड बाय द असेसी और बाय द ओनर इन प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में पेड होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग होगा तो नहीं चलेगा।
तो अगर आपने प्रीवियस ईयर में ही प्रिंसिपल टैक्स पे नहीं किया तो डिडक्शन नहीं ले पाओगे, फिर नहीं मिलेगा। आउटस्टैंडिंग है ना तो नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स तो आपको सेम ईयर में भर देना होता है, ये कोई इनकम टैक्स नहीं है कि असेसमेंट ईयर में जाके भरोगे। जिस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉपर्टी टैक्स है उसी फाइनेंशियल ईयर में भरना होता है। लेट भरोगे तो आपको इंटरेस्ट पेनल्टी वो सब पे करना पड़ेगा, वैसी बात है, तो ये क्लेम कर लो। अच्छा, अब इसमें ना चीजें नेगोशिएबल भी हो सकती है। अब इस प्रीमाइसिस का मैं रेंट पे करता हूँ ना, तो ओनर ने बोला प्रॉपर्टी टैक्स आपको देना पड़ेगा। बोले मैं तो किराएदार हूँ, वो बोले नहीं मेरी कंडीशन है मैं नहीं भरूंगा। मतलब प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो ना, तो मेंटेनेंस का सारा खर्चा आपका, साफ सफाई भी आप ही कराओगे, इलेक्ट्रिसिटी भी आप ही भरोगे, मेंटेनेंस भी आप ही करोगे, और वेरा बिल भी आप करेगा। कंडीशन मंजूर है तो जगह ले लो वरना छोड़ दो। अब एक दो जगह और पूछा तो उन्होंने बोला नहीं हमारा जो रेंट है प्रॉपर्टी टैक्स इंक्लूडेड है, हम लोग अलग से नहीं चार्ज करते। अब मैं वेस्टफील्ड में भरता था वहां पे, तो ओनर का था वो लुकआउट, सोसाइटी का मेंटेनेंस और जो प्रॉपर्टी का टैक्स है वो ओनर के शेयर में था, मैं नहीं पे करता था। उसके पहले शिव शक्ति में था तो वहां पे हम लोग पे करते थे। तो नेगोशिएबल है, कुछ भी हो सकता है, वो ओनर पे और टेनेंट के ऊपर है क्या है। अब यहाँ पे ऐसा है कि प्रॉपर्टी का टैक्स जो है मैं पे कर रहा हूँ एज ए टेनेंट, ओनर की पॉकेट से जा रहा है क्या, तो ओनर उसका डिडक्शन क्लेम कर सकता है क्या? नहीं। जब वो भर ही नहीं रहा अपनी पॉकेट से तो वो कैसे क्लेम करेगा? यहाँ बोला म्यूनिसिपल टैक्स बोर्न एंड पेड बाय द असेसी और द ओनर इन प्रीवियस ईयर। तो अगर ओनर की पॉकेट से गया है, उसने वो बर्डन लिया है और उसने प्रीवियस ईयर में चुका दिया है, तो फिर वो क्लेम कर सकता है, अदरवाइज नहीं। अब अगर टेनेंट पे कर रहा है, तो मैं टेनेंट हूँ, तो मैं अपने खर्चे में क्लेम करूंगा ना। मैं यहाँ पे 25,000 रुपये किराया दे रहा हूँ और 2,000 रुपये म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहा हूँ, तो मैं वो 2,000 क्लेम करूंगा, ओनर कुछ भी क्लेम नहीं करेगा। तो जो पे कर रहा है उसको क्लेम करने को मिलेगा। चलो बार्गेनिंग हो गई, नेगोशिएशन आधा आधा कर लेते हैं। मैंने बोला मैं क्यों पूरा भरूं, मैं तो टेनेंट हूँ। ओनर बोला जगह आप यूज कर रहे हो, मैं क्यों पूरा भरूं। तो लास्ट में सेटलमेंट ये हुआ कि आधा आधा भर लेते हैं। तो ओनर ने 50% पे किया, टेनेंट ने 50% पे किया। अब कौन कितना क्लेम करेगा? जितना भरा उतना क्लेम कर लो। तो प्रॉपर्टी टैक्स अगर पूरे साल का 25,000 है, तो 12,500 ओनर यहाँ पे क्लेम कर लेगा, बाकी 12,500 टेनेंट अपने बुक्स में पीएनएल में क्लेम कर लेगा, तो खर्चा डिवाइड हो जाएगा। ये एक बात होगी। अच्छा, म्यूनिसिपल टैक्स नहीं भरा इस साल, आउटस्टैंडिंग, तो डिडक्शन तो मिलेगा नहीं। अगले साल भरना पड़ेगा कि जाने दें, म्यूनसिपैलिटी वाले छोड़ देंगे, चलो कोई बात नहीं पिछले साल नहीं भरा इस साल का तो भर दो। वो तो ऐड ऑन करते जाएंगे, भाई आपका तो पिछले 3 साल का बाकी है, तो 3 साल का म्यूनसिपल टैक्स आपने एक साथ भरा। अब डिडक्शन कितना मिलेगा, इसी साल का मिलेगा या प्रीवियस वाला जो आपने पे कर दिया वो भी मिलेगा? पूरा मिलेगा, जितना भरा वो पूरा मिलेगा। म्यूनसिपल टैक्स ना पेड बेसिस पे डिडक्शन मिलता है। अब 2021-22 से बाकी था, आपने अभी 25 में सारा एक साथ भर दिया 4 साल का, तो इस साल पूरा 4 साल का एक साथ क्लेम कर लो, कोई मना नहीं कर रहा। मतलब पेड बेसिस पे होगा, जब तक चुकाओगे नहीं तब तक क्लेम मिलेगा नहीं, और चुका दोगे तो पूरा क्लेम ले लेना। अच्छा, इसमें एडवांस टैक्स का ऑप्शन भी होता है। अभी मैं अपनी शिव शक्ति वाली क्लास का भर रहा था, म्यूनसिपल टैक्स मेरा बाकी रह गया था, और उसमें इंटरेस्ट एड ऑन कर दिया उन्होंने, सब चीजें हो जाती है। तो हर चीज का चार्ज होता है उसके अंदर, वाटर चार्ज लेंगे म्यूनसिपल, वो सीवेज का चार्ज लेंगे, ये स्ट्रीट लाइट जो लगी होती है उसका भी चार्ज होता है उसके अंदर। तो पूरा वो जो वेरा बिल होता है 8-10 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, तो वो सारी चीजें क्लेनलीनेस मेंटेनेंस सब कुछ ले रहे हैं। तो रोड पे सफाई हो रही है उसका भी चार्ज ले रहे हैं, जो स्ट्रीट लाइट लगी उसका भी चार्ज ले रहे हैं, जो आपकी सोसाइटी पानी का कनेक्शन है उसका भी आप पे कर रहे हो, जो सीवेज की लाइन जा रही है एसएमसी की उसका पे कर रहे हो, तो आप हर चीज का पैसा दे रहे हो। तो उसके बाद और कोई एक्स्ट्रा पैसा मांगे ना तो देने का मतलब नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स में सब कुछ आ जाता है, और प्रॉपर्टी का टैक्स भी अलग से पे कर रहे हैं। ये सारी चीजें वो लोग चार्ज कर रहे हैं। अब जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो भाई 24-25 फाइनेंशियल ईयर, उसमें ऑप्शन आ रहा था 25-26 का भी साथ में पे करना है क्या, एडवांस टैक्स। उसमें क्या थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर देते हैं, और इतने खतरनाक है ना, आपको ऐसे बताते हैं कि रिबेट मिलता है। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कोई मेरा बिल भरोगे रिसीट बताऊंगा उसमें पता चलेगा। तो उसमें ना प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर चार्ज, स्ट्रीट लाइट चार्ज, सीवेज चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज सब लगा देते हैं। तो बिल बन गया सपोज 12-13 हज़ार रुपए का। तो उसमें वो लोग बोलते हैं कि जितना आप जल्दी चुकाओगे फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में, उतना आपको रिबेट मिलता है। और वो रिबेट होता है 15%, 12%, मतलब ब्याज माइनस हो गया। अब 12% सुन के क्या लगेगा, क्या मेरा तो 12-13 हज़ार रुपये आता है, उसका 12% तो अच्छा खासा अमाउंट हो गया, 1,000-1,500 बच जाएंगे, तो ये ओवर स्मार्ट है। वो जो पूरा बिल आता है ना उसमें प्रॉपर्टी टैक्स का कंपोनेंट होता है, सिर्फ उस पर रिबेट मिलता है। और प्रॉपर्टी टैक्स का कंपोनेंट पूरे अमाउंट का 30-40% भी नहीं होता है, बाकी चार्जेस भी तो लगते हैं। तो 12,000 में से 3,000 प्रॉपर्टी टैक्स है, वो 3,000 पे रिबेट दे रहे 12%, 350 रुपए। फिर लगता है छोड़ यार बाद में भरूंगा, 350 रुपए के लिए जल्दी भरूँ। अगर वो पैसा मेरे को कहीं काम आ रहा है या मैं ऑलरेडी उससे कुछ अर्न कर रहा हूँ, तो मैं तो बाद में ही भरूंगा फिर। तो पूरे अमाउंट पे वो लेस नहीं होता है, वो सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स के कंपोनेंट पे लेस होता है। तो सुन के ऐसा लगता है 12% डिस्काउंट मिलेगा पहले ही भर दो। और आधे लोग कैलकुलेशन देखते भी नहीं कि 12% किस चीज पे लग रहा है। तो बाकी की 90% चीजों पे तो रिबेट है ही नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स वाले पोर्शन पे रिबेट है, तो 12% नहीं है, इफेक्टिवली तो 2-3% ही हुआ वैसा। तो ये कैलकुलेशन रहता है। तो आप जितना जब पे करोगे
उतना आपको डिडक्शन मिले। सिंपल हिसाब हो गया। 5 साल का एक साल एडवांस भर दो तो इसी साल पूरा डिडक्शन ले लो, बट बाकी के 4 साल में फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो एक अमाउंट आपने पे कर दिया ना, इस साल पूरा क्लेम कर लिया, फ्यूचर के ईयर्स में जब तक वो सेट ऑफ नहीं हो जाता तब तक आपको कोई डिडक्शन रिपीट मिलने वाला नहीं। कॉमन सेंस पे चल रहा है वैसा। ठीक है, तो ये माइनस करने के बाद फाइनली जो आपका अमाउंट आया आफ्टर स्टेप 3 उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज एनुअल वैल्यू। कैलकुलेशन समझ आए? तो 3 स्टेप्स है, पहले एक्सपेक्टेड रेंट फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं, फिर आता है जीएबी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं, तो लास्ट में आता है एनुअल वैल्यू। 3 स्टेप हो गए, और ये एनुअल वैल्यू के बेसिस पे आगे कैलकुलेशन होता है। तो सेक्शन 23 आपको सब सेक्शन 1 ये सारा कैलकुलेशन प्रिस्क्राइब कर रहा है इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला, यही प्रॉपर्टी अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती तो उसकी ये एनुअल वैल्यू स्टेप 3 में जो आ रहा है ना, सीधा 0, बेस्ट ऑप्शन है। तीनों स्टेप में कुछ गिनना ही नहीं है ना। अब सम्स में क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लिखा होता है मिस्टर ए इज यूजिंग अ प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, फिर दे रखा है एक्सपेक्टेड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, सब डेटा दिया हुआ है। आप ना वो डेटा देखते हो, उस पर टूट पड़ते हो कि मेरे को आता ही ये सम। पहले देखा ये सम तो आता है, तो बाकी सब छोड़ो, पहले इसको सॉल्व करते हैं। पूरा सॉल्व करके जीएवी एनएवी सब निकाल दिया। अरे ऊपर पढ़ो तो से सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ये सब क्यों गिन रहे हो? सीधा स्टेटमेंट लिखना है कि इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 23 एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी 0। तो गिनना ही नहीं है। और वो डेटा भी देंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी बोलेंगे, आप पूरा पढ़ोगे नहीं, आप कैलकुलेशन में लग जाओगे। और अपनी एक आदत होती है कि डेटा दिया है तो कहीं ना कहीं तो काम आने वाला होगा इसलिए दिया है। पेपर सेटर ऐसे फालतू में क्यों लिखेगा ये सब? अरे लिखेगा ना, उसको तो क्या फर्क पड़ रहा है, सोचना तो आपको है। डेटा तो अवेलेबल है ही। तो ये खास पढ़ना पड़ता है, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड स्टार्टिंग में लिखा है और ये सब डेटा दिया हुआ है तो कोई काम का नहीं है, सीधा एनुअल वैल्यू 0। तीनों स्टेप्स आएंगे नहीं ना, सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा और सेक्शन तो समझाना ही है अपने वर्ड्स में। रीजनिंग के बिना तो काम चलेगा नहीं, वो बात ध्यान रखना। तो सब सेक्शन 1 तो कंप्लीट है। नेक्स्ट देख लो सब सेक्शन 2। उसमें वही बात हो रही है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में इन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स किए रिसेंट ईयर्स में, और अमेंडमेंट का इफेक्ट ये है कि एक इंडिविजुअल पर्सन, ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है, एक इंडिविजुअल पर्सन पूरे साल में कोई भी 2 प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। 2 प्रॉपर्टी, नॉट 1। पहले ये था 1, कोई भी एक प्रॉपर्टी आप क्लेम कर सकते हो, अभी इसको बढ़ा के कर दिया तो। क्या हुआ? कौन सा पॉइंट? अच्छा, ये कंसेशन वाला जो पॉइंट नहीं, वो बताता हूँ, उस पर आ रहा हूँ। हाँ, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में पहले ये रूल था कि आप एज एन इंडिविजुअल कोई भी एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकते हो। अब इन्होंने इसको अमेंड करके 2 कर दिया। प्रॉपर्टी मार्केट बीच में लास्ट 2-4 साल बहुत डाउन गया आफ्टर 2016, डिमोनेटाइजेशन, रेरा, बेनामी प्रॉपर्टी, जीएसटी, ये सब कुछ एक साथ आ गया 2016-17 में। तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी मार्केट पे इम्पैक्ट हुआ, एक तो लोगों से कैश वापस ले लिया, फिर रेरा लगा के बिल्डरों को बाइंड कर दिया कि तुमको टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर बोला लोग ब्लैक मनी यूज करके प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेनामी प्रॉपर्टी, उस पे केस चलाओ। फिर बोला जीएसटी लगाओ, सब जगह से एक साथ घेर लिया। तो प्रॉपर्टी मार्केट इतना डाउन हो गया, लोग खरीद ही नहीं रहे। कैश होगा तो खरीदेंगे ना, तो सारे ट्रांजेक्शन डिले हो गए। प्रॉपर्टी मार्केट में इतनी इन्वेंट्री जमा हो गई कि लोग फ्लैट खरीद नहीं रहे। अब जीएसटी के बाद इकोनॉमी थोड़ी डाउन गई, तो लोग लोन नहीं ले रहे, बोले कमाई होगी नहीं होगी क्या पता। तो फिक्स ईएमआई के चक्कर में कौन पड़ेगा, अभी नहीं खरीदनी प्रॉपर्टी, डरे हुए।
मार्केट डाउन होता गया। तो गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर होता है, बिल्डर लॉबी से भी, कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, पूरा सेक्टर ही डुबा दिया, और यही करोगे तो फिर हमें मत बोलना। इसके ना काउंटर इफेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिल्डर को फर्क पड़ रहा है। अब क्या होगा, प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, बिल्डर की इन्वेंट्री फंसी हुई रहेगी। बिल्डर कौन सा अपने पैसे से बिल्डिंग बना रहा है, उसने उधार ले रखा है बैंक से, एनबीएफसी से। बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ना ब्याज भर रहा हूँ, ना कोई पैसे वापस करूंगा, प्रॉपर्टी बिकेगी तो आएगा ना, फ्लैट पड़े हुए हैं, उसमें से रिकवरी होगी तभी भरूंगा। अब क्या होगा, एनबीएफसी और बैंक वालों के एनपीए बढ़ जाते हैं। एनपीए बढ़ते हैं तो पैसा किसका है, पब्लिक का ही तो है। फिर बैंक वाले एफडी पे रिटर्न कहाँ से देंगे आपको, एनबीएफसी वाला आपके डिपॉजिट्स पे आपको इंटरेस्ट कैसे पे करेगा। वो साइकिल रुक जाएगा। वो साइकिल रुकेगा तो वापस पब्लिक का ही नुकसान है ना, कि डिफॉल्ट हो गया, पैसे डूब गए, सरकार ये सरकार वो, तो प्रेशर सबके ऊपर रहता है। तो ये पूरा गोल चक्कर है। तो एक की गाड़ी अटकेगी ना, सबकी अटक जाएगी, ये वैसा है। तो गवर्नमेंट के ऊपर जब भी प्रेशर आता है तो उनको फिर वैसे भी रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं, जिससे मार्केट में वापस थोड़ा सा डिमांड आ जाए। ये उसी का एक रीजन है। इन्होंने क्या किया, बोला अब एक काम करो, आप कोई भी दो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकते हो। एक का इम्पैक्ट ये था कि सपोज मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक घर में मैं रह रहा हूँ, वो मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन मैंने एक और प्रॉपर्टी खरीदी मेरे नाम पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो उसको सच में किराए पे चढ़ाना पड़ेगा, या फिर मुझे उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलती है हमें नहीं फर्क पड़ता आपने एक्चुअल में किराए पे चढ़ाया है कि नहीं, हम तो एन्यूअल वैल्यू पे जाते। बट यही प्रॉपर्टी अगर लेट आउट करते तो कितना रेंट आता, मैं उस पर टैक्स भरूँ। और अगर अपनी जेब से नहीं भरना है तो किराए पे दो। तो एक प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकता था। अगर मुझे दूसरी प्रॉपर्टी लेनी है तो मैं फैमिली में किसी के नाम पे दूँ। भाई वाइफ के नाम पे एक प्रॉपर्टी ले ली, अब उसके नाम पे और कोई प्रॉपर्टी है नहीं, अब वो क्लेम कर लेगी ना सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो हर फैमिली मेंबर के नाम पे एक एक प्रॉपर्टी लेते जाओ, सब लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड उस प्रॉपर्टी को क्लेम करते जाएंगे, किसी पे टैक्स नहीं लगेगा। तो रहते हैं पांच लोग एक ही घर में, लेकिन सबके नाम पे एक एक प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअली सबका पैन नंबर अलग है, तो पांचों प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकते हो। इनकम टैक्स वाला देखने थोड़ी आ रहा है उस घर में कोई रहता है कि नहीं रहता है। भाई मेरे नाम पे फ्लैट है, उसमें मैं रह रहा हूँ, वाइफ के नाम पे फ्लैट है, बंद पड़ा है, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है, तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड उसके रिटर्न में दिखा दिया। अब भले दोनों लोग मैरिड हो तो रहते तो एक ही घर में हो, भाई वो अलग चीज हो गई। लेकिन ऑन पेपर रिटर्न तो दोनों का अलग अलग फाइल होता है, दो इंडिविजुअल्स हैं, तो दोनों अलग अलग फ्लैट सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकते हैं। ये बेनिफिट है। अब ये तो चल ही रहा था इतने साल से, इन्होंने इसको बढ़ा के कर दिया, पर पर्सन टू प्रॉपर्टीज आर अलाउड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो मैं मेरे नाम पे दो प्रॉपर्टी दिखा सकता हूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड, वाइफ के नाम पे, बाकी पेरेंट्स के नाम पे, ब्रदर के नाम पे, सबके नाम पे, तो डबल हो गया ना। अब जो लोग ऐसा पैसा है और जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको ये दिख रहा है कि यार दो प्रॉपर्टी भी एक पर्सन के नाम पे होगी ना, टैक्स नहीं आएगा, तो प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे ना वो सेल बढ़ जाएगा, तो सेल बढ़ाने के लिए उन्होंने ये प्रोविजन में अमेंडमेंट किया वैसा। तो नहीं नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं, ना ना कुछ भी नहीं, वो भले ना फ्लैट बंद पड़ा है, तो ऐसा कोई चोरी वाली बात है ही नहीं। भाई सीधी बात है, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो मैं एट ए टाइम रह भी नहीं सकता हूँ। जैसे ऑड इवन तो कर नहीं सकते, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ऐसा बांट लिया, ठीक है, संडे आधा आधा दिन दोनों घर में रहता हूँ, जस्ट बिकॉज इनकम टैक्स वाला ना आ जाए। अब सुबह फर्स्ट घर में था, इनकम टैक्स वाला सेकंड वाले में पहुंच गया, वहां कोई नहीं मिला, फिर शाम को इधर आया, मैं उधर था, फिर यहाँ कोई नहीं मिला, दोनों पे टैक्स लगा दिया, ऐसा तो होगा नहीं। ये तो भाई ठीक है ना, भाई मेरी मर्जी, मेरा घर है, बंद करके पड़ा हुआ है, मैं जाता भी नहीं उस घर में, लॉक रखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लीगली मेरे पास राइट है कि मैं दो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकता हूँ। तो मैं एक में रह रहा हूँ और एक को लॉक रखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आए। अच्छा मेरे पास दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज है, तीन प्रॉपर्टी है, तो अब एक को तो डीम लेट आउट मानना पड़ेगा। मैं एक्चुअल में एक में रह रहा हूँ, दोनों बंद पड़ी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, रेंट पे नहीं देनी है। इसमें मेरी चॉइस है कि इन तीन में से मुझे कौन सी दो सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखानी है और कौन सी डीम्ड लेट आउट। मैं क्या करूंगा, सबसे सस्ती वाली प्रॉपर्टी होगी ना तीनों में से, उसको दिखाऊंगा डीम्ड लेट आउट, और सबसे महंगी वाली को मैं ऑक्यूपाई करके दिखाऊंगा, भले मैं रहता दूसरे में हूँ। तीन घर है, तीनों में सबसे सस्ते वाला जो है ना, मैं उसमें रहता हूँ, बाकी दो बंद पड़े, मैं उल्टा दिखाऊंगा। मैं वो दो को सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम करूंगा, इसको लेट आउट दिखाऊंगा, क्यों, मैं तो अपनी टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज करूंगा ना। सेक्शन में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि एक्चुअल में आप जिस प्रीमाइसिस में रहते हो वही आप क्लेम करो। देखने कौन आ रहा है, बात तो वही है ना। तो सब वही क्लेम करेंगे कि जो सबसे महंगा घर है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सबसे सस्ता वाला जो है बंद पड़ा है, डीम लेट आउट। तो टैक्स तो मैं मिनिमाइज करके भरूँ। ये कैलकुलेशन आपको खुद ही बिठानी है। बाई चांस सब में अगर ऐसा हो जाता है कि तीन प्रॉपर्टीज है, तो अब किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम करें, किस पे टैक्स भरे, तो जो विच एवर इज चीपर उसको टैक्सेबल करूंगा, बाकी दोनों को एग्जाम्पशन में क्लेम करूंगा वैसा। तो खुद की प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी भी मेरा, तो ये दोनों से सर्टिफाइड है, बट कोई दूसरी प्रॉपर्टी पे मैं रेंट करके तो अब रेंट पे दी है ना, तो कैश में रेंट ले लो, सीधी बात है, तो गूगल पे मत लेना। मिल रहा है ऑप्शन तो कैश में ले लो, प्रैक्टिकली यही होगा। लेकिन अगर मैं उसका किराया पक्के में ले रहा हूँ, फिर तो टैक्सेबल हो गया ना, क्योंकि एक्चुअल में सेल्फ ऑक्यूपाइड है नहीं, और आप दिखा भी तो नहीं रहे, आपने दिखा दिया मैंने रेंट पे दी है, अग्रीमेंट बनवाया, रजिस्ट्री करवाई, सब कुछ करा दिया,
पेमेंट चेक से ले रहे हो फिर तो टैक्सेबल है। बट अगर आपने कैश में चार्ज कर लिया और किसी को पता नहीं है, आप क्लेम कर लो सेल्फ ऑक्यूपाइड, फिर फर्क नहीं पड़ेगा वैसा। तो वो प्रैक्टिकल और इसमें लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा फर्क हो जाता है। चलो, तो ये पॉइंट आ गया। अब इसमें जो बोला है 2 हाउसेज की बात हो रही, जो आप पॉइंट पूछ रहे थे, जिस घर की एनुअल वैल्यू ही नील है उसमें प्रॉपर्टी टैक्स का डिडक्शन कैसे लोगे? वो तो स्टेप 3 में होता है। प्रिंसिपल टैक्स माइनस करोगे किस में से? एक्चुअल रेंट में से, जो जीरो है, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा ना। तो आपके घर का जो वेरा बिल आप भरते हो ना, वो आपका पर्सनल एक्सपेंस है, उसका कोई डिडक्शन यहाँ पे मिल नहीं रहा। लेकिन जो प्रॉपर्टी आपने लेट आउट की है या जिसका आप टैक्स पे कर रहे हो, उसमें आप माइनस कर सकते हो, AR या ER जो भी है उसमें से, वो फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें जो वो डिडक्शन इंटरेस्ट वाला एक पॉइंट आपको दिख रहा है ना, 2 लाख रुपए का अमाउंट, वो अभी जाने दो, क्योंकि वो अगला सेक्शन आएगा ना तब पता चलेगा, वो आज का पॉइंट नहीं है। ये सेक्शन कंप्लीट करते हैं पहले, इसके बाद है सबसेक्शन 3। सेम ही टॉपिक चल रहा है, वही लाइन में। सबसेक्शन 3 में एक सिचुएशन दी है, प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट पार्शियली। ये सब परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, जो रियल केसेस है, ऐसा हो सकता है। आपकी जो प्रीमाइसिस है बहुत बड़ी प्रीमाइसिस है, आपका मतलब बिल्डिंग जैसा है या अलग अलग फ्लोर है, वैसा कुछ है। एक फ्लोर पे आप रह रहे हो, दूसरा फ्लोर आपने लेट आउट कर दिया, पेइंग गेस्ट के फॉर्म में किसी को दे दिया, या आप ही के घर में एक कमरा खाली है, वो आपने किसी को किराए पे दे दिया, तो ये भी तो हो सकता है। तो इसको बोलेंगे लेट आउट पार्शियली। घर का एक हिस्सा लेट आउट किया है, एक हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब टैक्सेबिलिटी आएगी या पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम करोगे, क्या करें, या प्रोपोर्शनेटली गिने? जितना हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो एग्जेम्प्ट है, जितना हिस्सा लेट आउट है वो टैक्सेबल है। कारपेट एरिया के बेस पे देखना पड़ेगा। अब घर में अगर रूम्स है, तो आपने एक रूम लेट आउट किया हुआ है, तो टोटल कारपेट एरिया का कितना हिस्सा लेट आउट किया है, वैसे प्रोपोर्शनेटली गिन लेंगे। और अगर फ्लोर है, तो कितने फ्लोर आप यूज कर रहे हो, कितने फ्लोर लेट आउट किए, वैसे गिन लेंगे। तो प्रोपोर्शन तो निकल आएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पार्शियली वो टैक्सेबिलिटी आएगी, और कैलकुलेशन भी उस पोर्शन पे होगा जितना आपने लेट आउट किया है। बाकी सेल्फ ऑक्यूपाइड में आप क्लेम करो, उसमें प्रॉब्लम नहीं। बोलो, समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखें। उसके बाद जो उसमें बी पॉइंट है, उसमें बोला हाउस लेट आउट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। ये बात ध्यान रखने वाली है। सिचुएशन ऐसी है कि सपोज आपके आपकी सोसाइटी में ना कोई फ्लैट खाली पड़ा है, या आप ही का फ्लैट खाली पड़ा हुआ है। अब आस पड़ोस में और लोग रहते होंगे, किसी के यहाँ कोई फंक्शन है, मैरिज का फंक्शन है, ऐसा कुछ है। अब भाई मैरिज का फंक्शन है, तो मतलब गेस्ट आएंगे, आउट स्टेशन से आएंगे। अब जो सूरत के बाहर से आ रहे हैं ना, उनको स्टे करवाना है, तो ये हेडेक तो अपना ही है कि उनको अब कहाँ ठहराएंगे। अब पहले के टाइम पे क्या होता था ना, कि भाई चलो अपने घर में रुक जाएंगे लोग, तो पूरा घर ना ऐसे भरा हुआ है मेहमानों से, तो कोई हॉल में सो गया, कोई किसी को रूम अलॉट कर दिया, कोई कहीं भी सो रहा है, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, गद्दे वद्दे डाल दिए और सब लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो भाई पूरा एक फ्लैट अपना ही यूज कर लिया, एक आजू बाजू वालों का घर है भाई, वो भी यूज कर लिया, भाई चलो ठीक है, नेबर है, उनके यहाँ फंक्शन है, तो गेस्ट रुके हुए हैं, तो आजू बाजू सबका घर यूज करके 15-20 गेस्ट होंगे, 25 होंगे, तो हो जाएगा। आज की डेट में सिनेरियो थोड़ा अलग है, अब सबको प्रिवेसी चाहिए, वे रेडी कहाँ होंगे, रहेंगे कहाँ। तो अब क्या होता है ना, वो बैंक्वेट हॉल और उसके साथ रूम बुक कराने पड़ते हैं, सबको एक एक रूम अलॉट करना पड़ता है। जैसे 5 स्टार होटल में रहने आए ना सब लोग, रिश्तेदार भी वैसे आते हैं आराम से, कि पर्सनल रूम चाहिए, ये है वो है, तो वो चीजें चेंज हो गई है। पहले ये सब चीजें इतना फर्क नहीं पड़ता था, तो वो हो गया कि आपने रूम अलॉट कर दिए, चलो अलग बात है। लेकिन अगर आपकी सोसाइटी में आजू बाजू फ्लैट खाली पड़ा है, ठीक है, तो आपने जिसका फ्लैट है उसको पूछ लिया, बोले सर ये फ्लैट खाली पड़ा है, मुझे एक हफ्ते के लिए चाहिए, मेरे गेस्ट आ रहे हैं, साफ सफाई मैं करा दूंगा, गद्दे वद्दे लगवा देंगे, फैन वैन लगवा देंगे, वो लोग यूज करेंगे, फिर जाएंगे तो मैं क्लीनिंग करा के आपको चाबी दे दूंगा, और आपको कुछ रेंट चार्ज करना है तो आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा करके आपने पूछा, सामने वाले ने सोचा हाँ भाई फ्लैट खाली पड़ा है, उसमें क्या हो गया, इसमें नुकसान क्या हो जाएगा, नेकेड फ्लैट है, कोई फर्नीचर तो है नहीं, गद्दे डाल दिए, लोग 2-4 दिन रह भी लिए, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। उसने आपको फ्लैट दे दिया, आपने उसको चार्जेस पूछे, उसने चार्जेस मांग लिया आपसे। आपने सोचा कि चल कर्टसी में पूछ लेता हूँ, पड़ोसी है, ठीक है। उसने बोला पड़ोसी अपनी जगह, लेकिन पैसा तो लूंगा, प्रीमाइसिस यूज कर रहे हो। उसने आपसे 10,000 रुपये मांग लिए। आपने बोला ठीक है, वैसे भी कहीं स्टे करवाते, खर्चा लगना ही था, 10,000 रुपये रीजनेबल है, कोई बात नहीं। तो आपने 10,000 उसको पे किए गूगल पे। उसने दिखा दिया आपने बुक्स में कि इस प्रीमाइसिस को मैंने एक हफ्ता लेट आउट किया था, और उसका मुझे पैसा मिल गया। अब ये प्रॉपर्टी वैसे तो उसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, वो 2 प्रॉपर्टी वाली कैटेगरी में थी, बट इसने एक हफ्ते के लिए लेट आउट कर दी और दिखा दिया बुक्स में कि लेट आउट है। अब क्या करें, इस प्रॉपर्टी को पूरे साल के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, या लेट आउट माने, या पार्शियली गिने, क्या करें? तो यहाँ पे ये रूल में ऐसा बोला कि अगर आपने किसी प्रीमाइसिस को साल के एक दिन के लिए भी लेट आउट कर दिया, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट गया। अब वो प्रॉपर्टी पूरे साल के लिए डीम्ड लेट आउट मानी जाएगी। इसमें डे वाइज प्रपोर्शन नहीं होगा, इसमें फिर डे वाइज नहीं गिनेंगे, 7 दिन रहा बाकी दिन तो रहा नहीं कोई, तो ऐसे प्रपोर्शनेट कर लो, वैसे नहीं होगा। वो तब होगा जब एक प्रॉपर्टी का एक हिस्सा आपने लेट आउट किया है, कि एक फ्लोर रेंट पे दिया और एक खुद यूज कर रहे हो, तो आपने डिवाइड कर लिया, चलो ठीक है। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसका आपने उसको आपने एक दिन के लिए भी लेट आउट कर दिया, तो वो प्रीमाइसिस पूरे साल के लिए डीम्ड लेट आउट मानी जाएगी,
और पूरा कैलकुलेशन फिर वो एनुअल रेंट के बेसिस पे होगा और महंगा पड़ जाएगा। तो जितना आपने पे नहीं किया ना, मतलब जितना अर्न नहीं किया उतना तो आपका टैक्स आ जाएगा। तो बेटर है कि फिर गूगल पे मत करना, कैश में ले लो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट सिचुएशन है इसमें, आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड घर, आपका खुद का घर है यहाँ सूरत में, आपको जॉब मिली मुंबई में। तो आपने सोचा कि अब काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो मुंबई इतना दूर भी नहीं अपने लिए, तो मंडे टू फ्राइडे आप मुंबई में रहते हो, वहाँ पे किराए पे घर ले रखा है या कंपनी का घर है वैसा कुछ है, वहाँ रहते हो। सैटरडे संडे अपने घर आ जाते हो, यहीं पे रहते हो, फिर मंडे वापस चले जाते हो, यही चल रहा है। अभी सिचुएशन में आपका जो घर है वैसे ही सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन खाली पड़ा है क्योंकि कोई रहता नहीं, आपने किराए पे नहीं दिया। तो पॉइंट ये है कि अभी इस कंडीशन में क्या मुंबई में आप रेंट पे घर लेके रहते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर बोल रहा है कि यार मुंबई में घर लिया तो ये किराए पे, तो फिर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड कैसे हुआ? आप तो वहां जॉब कर रहे हो ना। तो फिर इसको किराए पे चढ़ाओ और इससे जो भी रेंट आ रहा है उस पर टैक्स पे करो। और अगर नहीं करोगे तो हम तो डीम लेट आउट मान के इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी लगाएंगे। तो आप बोल सकते हो ना कि भाई दो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड का मुझे राइट है। अब मैं अगर तीसरे घर में रह रहा हूँ जॉब के लिए, काम के लिए दूसरे सिटी में, तो वो मेरी मर्जी है। दूसरा, मैं वीकेंड्स में घर आता हूँ। अब मैं वीकेंड में सूरत आता हूँ और मेरा ही घर मैंने किराए पे दे रखा है, तो मैं कहाँ जाके रहूंगा? तो मैंने वो घर खाली इसलिए रखा है कि भाई जब भी मैं यहाँ पे आऊँ तो मेरे लिए एक प्रीमाइसेस अवेलेबल होनी चाहिए। दैट इज फेयर इनफ। तो यहाँ पे क्लियर बोले कि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला जो बेनिफिट है आपको मिलेगा अगर आप अपने काम के लिए किसी और सिटी में रह रहे हो और आपका घर यहाँ बंद पड़ा हुआ है, तो इससे डिपार्टमेंट को कोई लेना देना नहीं। दो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड बोले हैं तो वो तो एट एनी कॉस्ट आपको क्लेम करने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक सिचुएशन है जो क्लैरिफाई कर दी, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, सब सेक्शन 4 है इसका लास्ट पार्ट, दैट इज डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। वो मैंने आपको बता ही दिया। डीम टू बी लेट आउट का मतलब है कि मान लिया जाएगा प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, तो दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बाद तीसरी आपने अपने नाम पे खरीदी और उसको किराए पे नहीं चढ़ाया, तो भी उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आने वाली है। ये इम्प्लाइड सी बात होगी वैसा। बोलो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन क्लियर है पॉइंट्स? अब इसमें नीचे इसी सेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, वो समझ लेते हैं ताकि सेक्शन अपना पैकअप हो जाए। एक तो यहाँ पे सिचुएशन है अनरियलाइज रेंट वाली। ये प्रैक्टिकली होता है, किराएदार ने किराया दिया नहीं, आप कब से मांग रहे हो, क्या करोगे लास्ट में? किराया नहीं देगा तो उसको बाहर निकाल दो, यही होने वाला है। ठीक है, तो बोला अनरियलाइज रेंट जो होता है ना उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। वो कैलकुलेशन में मैं आपको सामने बताऊंगा, लेकिन उसकी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि सच में ऐसा हुआ। एक तरफ क्या है कि टेनेंट आपके वहां रह रहा है, आप उसको निकालते भी नहीं हो, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो किराया देता नहीं है। तो ये कैसी बात हुई? जो किराएदार किराया नहीं दे रहा है उसको आपने क्यों रखा हुआ है? एक पॉइंट के बाद तो आप उसको निकाल ही दोगे ना। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने उसको लीगल नोटिस दिया राइटिंग में, फिर भी उसने किराया नहीं भरा, फिर आपने एक पॉइंट पे उसको निकाल दिया। ये सारी चीजें अगर दिख रही है तो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई आपका अनरियलाइज रेंट है और नुकसान हुआ है, अदरवाइज इसका क्लेम आपको नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल कंडीशन है और कॉमन सेंस वाली बात है। फिर ये भी बोला है कि वो किराएदार आपकी कोई और प्रॉपर्टी अगर अभी भी किराए पे यूज कर रहा है तो भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज एक तरफ आपने उसको एक प्रॉपर्टी से निकाल दिया लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी में रह रहा है। ये तो फिर ऐसा हो गया कि आप उसे कैश में रेंट ले रहे हो, ऑन पेपर दिखा रहे हो कि वो रेंट देता नहीं है ताकि टैक्स ना भरना पड़े, तो उसमें वो लोग बिलीव नहीं करेंगे वैसा। तो ये सब कंडीशंस है। नहीं, नहीं लगता, उसका डिडक्शन मिलता है, वही तो बता रहा हूँ, माइनस हो रहा है ना। अब वो कैलकुलेशन कैसे होती है वो समझ बता दूंगा पीछे। अभी सिर्फ कंडीशन समझा रहा हूँ कि अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो कि भाई ये तो मेरा नुकसान हो गया, मुझे मिला ही नहीं। लेकिन उसकी कंडीशंस है ये वाली कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जेन्युइनली अनरियलाइज है, आपने कोशिश पूरी की रिकवरी करने की, उसने पैसे नहीं दिए और आपने उसको निकाल दिए, तो ये क्लेम करने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, वैसी बात है। और लास्ट पॉइंट में बोला है, अगर म्यूनिसिपल टैक्स जो आपने पे किया था उसका डिडक्शन लिया था और म्यूनिसिपल टैक्स में कुछ रिफंड आ गया, हो सकता है उन्होंने रेट्स रिवाइज किए रेट्रोस्पेक्टिवली और टैक्स कम कर दिया, और बोला जिन्होंने भरा था ना उनको कुछ पैसा वापस मिल जाएगा। बोला कोई बात नहीं, जो वापस आ गया वो रखो, उसके ऊपर कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। तो आपने अगर 10,000 रुपये म्यूनिसिपल टैक्स भर के डिडक्शन लिया था तो 2,000 वापस आ गया, तो 2,000 पे कोई टैक्स नहीं भरना है। आपने 10,000 क्लेम कर रखा है, चलेगा, अभी चेंजेस करने की जरूरत नहीं, तो ये अलाउ कर दिया वैसा। ठीक है, तो ये सेक्शन 23 आपका इसके साथ सब सेक्शन 4 तक कंप्लीट। इसमें एक सब सेक्शन 5 बाकी है, लेकिन वो आज का पार्ट नहीं है क्योंकि वो अच्छा पॉइंट है, डिटेल में जाएगा, अभी थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो यहाँ तक रखते हैं, यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ लो, बोलो कोई क्वेरी है? ये सारे पॉइंट्स अभी तक क्लियर है? तो आपके सेक्शन वाइज देखें तो आधा कंटेंट तो चैप्टर का कवर हो गया है।
रिमेनिंग जो प्रोविजन है कल एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद अपने इलस्ट्रेशन पे जाएंगे बस। मतलब ये रिफंड की बात कर रहे हो? हाँ वो तो उसी में से आएगा ना कुछ ना कुछ, वो तो उसमें से आएगा इम्प्लाइड।